कल क्या शानदार दिन रहा था बैंक निफ्टी के तौर पर। न केवल 48,800 बल्कि 49,000, 49,200, 49,400 एक ही दिन में बैंक निफ्टी ने पार कर दिया। इसके पीछे की जो वजह पड़ताल की गई वो पता ये लगा कि एक तो एफआईज की होल्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ी और एफआईज आते हैं दो हिस्सों में, पहला आईटी में लगाएंगे पैसा, दूसरा निजी बैंकों में लगाते हैं पैसा। तो कल एक वो हिस्सा था। दूसरा, वेटेज का खेल भी कल काम कर गया क्योंकि 70% जो बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स हैं वो कल एक तरफा टिल्ट हो गए थे, इसलिए बैंक निफ्टी कल आपको ज़बरदस्त मोमेंटम के साथ चलता हुआ दिखा। लेकिन क्या आज फिर से चलेगा? क्या हम 50,000 वाले अपने सपने को देखते हुए और देखेंगे हकीकत में? क्या इसी सीरीज में देख लेंगे? क्या इलेक्शंस के बाद देखेंगे? बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे कि इतना महंगा हो गया बैंक निफ्टी, क्या फिर से हमको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए? ले रखा है तो बेच दें कि नहीं बेचे? ऐसे इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज ही इसी कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। आज हमारा फोकस थोड़ा इसी चीज पे ज्यादा रहेगा कि अब क्या करें। यहां तक आना था ये तो पता ही था, यहां तक तो आ ही गए, अब क्या करें ये आपका सबसे बड़ा सवाल होगा और इसी पे हम आज पूरी तरह से, मैं तो पूरी तरह से फोकस करके आपके सामने रखूंगा सारी बातें। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक और सृष्टि भी आपको देखेंगे। अगले 2.5 घंटे हम मेहमानों को भी जोड़ लेंगे अपने साथ और कोशिश करेंगे परत दर परत ना केवल रिजल्ट्स बल्कि इंडाइसिस, बल्कि स्टॉक्स, बल्कि ऑप्शंस, जहां जहां पर भी अच्छा ट्रेड मिलेगा हम आपके लिए लेके आएंगे। और उसकी पहली खेप, उसका पहला तरीका होता है वो आपको हम विंडोज में दिखाते हैं, उसको कहते हैं इंडिकेटिव, यानी कि उसमें टिक्स क्या आएंगे, उसके अंदर सारी चीजें कैसे दिख रही है। एक बार दिखाएं वो सारी विंडोज ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। डाउ 146 अंक बढ़कर फिर से बढ़त है और आप 22,800 को देख पा रहे हो। आज निफ्टी, हो सकता है बैंक निफ्टी थक जाए आज तो निफ्टी की बारी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, देखते हैं आज क्या होगा। लेकिन कुल मिला के बाजार के अंदर कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात हमने कल भी आपको इंडिकेट किया था। अच्छे नतीजे कैन फिन होम्स, पूरा वाला, जना, एसएफबी, इन सब के आए हैं नतीजे जिनके आज हैं वो आप तीसरी विंडो में देख पा रहे हैं। एक साइड आरईसी, हेवल्स, आईओसी के, और चौथी विंडो में देख पा रहे हैं कि एसबीएफसी के अंदर एक ब्लॉक डील और साथ ही जेएनके इंडिया की एक लिस्टिंग आज होने वाली, जो रिसेंट अभी आईपीओ 4-5 दिन पहले कंप्लीट हुआ है, उसकी आज की लिस्टिंग आप अपने स्क्रीन पर आज देखेंगे 10 बजे में। सीधा विजुअल्स भी हम आपको कोशिश करेंगे दिखा दें। तो आप फिर से सिलसिला तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहले ग्लोबल मार्केट्स होगा, फिर डेरिवेटिव को क्लब करके हम डोमेस्टिक मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे। मेहमानों की पूरी फेहरिस्त आपके साथ जुड़ जाएगी जो आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगी, फिर खबरों वाले शेयर्स, नंबर्स वाले शेयर, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट, सब कुछ चरणबद्ध तरीके से आपके सामने हम पेश करेंगे। आप बने रहिएगा अगले 2.5 घंटे हमारे साथ और कोशिश करेंगे कि सब कुछ आपके सामने सिस्टम से रखते जाएं। अब सृष्टि कार्यक्रम थोड़ा आगे बढ़ा रही है और जरा ग्लोबल मार्केट्स का थोड़ा आइडिया ले रही है। सृष्टि, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग अभिषेक और हमारे सभी दर्शकों को भी। और आज अगर हम देखें तो ग्लोबल बाजारों में कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली, पर आज एशिया के बाजारों से सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अभिषेक बताइए क्या कुछ अपडेट्स रहा, और अब तो नजर रहेगी यूएस फेड की बैठक पे भी। हालांकि कल बाजार बंद रहेंगे पर कल देर रात फैसले पे नजर जरूर रहेगी। अभिषेक। बिल्कुल सृष्टि, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर यूएस फेड की बैठक पर नज़र होगी। आज ये बैठक शुरू होगी, कल दूसरा दिन होगा, कल देर रात फैसला आएगा और परसों जब हमारे बाजार खुलेंगे तो उस पर हम थोड़े रिएक्शन देखेंगे अगर कुछ हुआ तो। हालांकि उम्मीद यही है कि यूएस फेड की इस बैठक में दरों को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि आउटलुक को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर कमेंट्री, ग्रोथ को लेकर कमेंट्री, ये निश्चित तौर पर काफ़ी अहम रहने वाली है और वहाँ से फिर संकेत मिलेंगे कि आखिर अगर इस साल दरों में कटौती होनी है तो वो कब होगी और कितनी होगी। पहले 3 बार दरों में कटौती की उम्मीद लगा के हम चल रहे थे, लेकिन शायद थोड़ी सी वो धूमिल पड़ी है ये उम्मीद। लेकिन अभी देखना होगा कि जेरोम पॉवेल साहब की तरफ से बयान क्या निकल के आते हैं रेट कट को लेकर। हालांकि वहाँ पर हाल फिलहाल जो आंकड़े हैं वो थोड़े से सपोर्टिव जरूर आए हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर, महंगाई को लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों में कल के सत्र की बात करें तो कल का सत्र ठीक ठाक रहा है। हमने 0.25% से थोड़ी से ज़्यादा की तेज़ी देखी है। डाउ 140 अंक चढ़ा है तो लगातार वहाँ पर हम तेज़ी, छोटी छोटी तेज़ी हम देख रहे हैं। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में भी हमने 0.25% के आसपास की ही तेज़ी देखी है। दरअसल टेस्ला के शेयर में 15% से ज़्यादा की तेज़ी हुई है और टेस्ला ने चीन में कुछ बड़ी रेगुलेटरी दिक्कतें पार कर ली हैं। रविवार को अचानक टेस्ला के सीईओ एलन मस्क चीन पहुंचे थे और चीन में ली कियांग जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनसे बातचीत हुई थी और टेस्ला का फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर चीन में जल्द लॉन्च होगा और
ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम को पेश करने के लिए चीन में मंजूरी मिल गई है। इसके चलते हमने टेस्ला के शेयर में तेजी बनती हुई देखी है। मैपिंग और नेविगेशन के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी है बाइडू, उसके साथ करार भी किया है। तो ये टेस्ला में बढ़त की वजह रही। लेकिन कुछ अच्छे नतीजे भी आए हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे आए थे। डोमिनोज के शेयर हमने चलते हुए देखे हैं और जैसा कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि S&P 500 की जो नतीजे आ रहे हैं उन कंपनीज के, तो 5 में से 4 नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। तो वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि बाकी चीज़ों से थोड़ा सा हटके, बाकी जो मैक्रोज हैं उनसे थोड़ा सा हटके नतीजों पर फोकस करके बाजार वहां के भी चल रहे हैं और उस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में आप देखिए इजरायल के बीच में, हमास के बीच में युद्ध विराम को लेकर सहमति बनने के आसार हैं। उसके चलते क्रूड में हमने थोड़ी सी नरमी देखी। हालांकि वही 87 से लेकर 89 के रेंज में ही कच्चा तेल इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन एशियाई बाजारों से संकेत आज ठीक ठाक हैं। आपको गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर कारोबार करता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जापान के बाजार में भी तेजी है और हांगकांग का बाजार भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो एशिया से क्यूज ठीक ठाक हैं, अमेरिकी बाजारों से भी ठीक ठाक ही संकेत हैं और क्रूड एक रेंज में कारोबार कर रहा है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ेंगे और ये समझते हैं कि FIDIs के आंकड़ों से कैसे संकेत मिल रहे हैं, FIs की होल्डिंग किस तरह की है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते FIs ने कैश मार्केट में लगातार 5 सत्र की जो बिकवाली हुई थी उसमें करीब करीब 14,700 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेचे थे। कल हल्की सी बाइंग आई है FIs की तरफ से और DIs की जो फुल स्विंग में जो चल रही थी जो बाइंग, वो थोड़ी सी कम पड़ी है, लेकिन DIs की बाइंग भी चल रही है। कल 170 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग हमने FIs की तरफ से आते हुए देखी है। तो अब यहां से FIs से किस तरह के संकेत हैं, क्या कुछ सिनेरियो वहां पर चेंज हो रहा है, लॉन्ग होल्डिंग में किस तरह के बदलाव हैं, ये समझते हैं। डिम्पी बताइए किस तरह के चेंजेस हैं FIs की लॉन्ग होल्डिंग में और वहां से किस तरह के संकेत आ रहे हैं। देखिए कल जब बाजार चल रहा था तो कल हमने चलते मार्केट में नंबर्स तो शाम को आते हैं, लेकिन देखने से, स्क्रीन रीडिंग से ऐसा लग रहा था कि ज़रूर ये FIs का हाथ होगा इसके पीछे। नहीं तो ये रिटेल और DIs नहीं कर सकते थे काम, ये FIs ही कर सकते हैं काम, जिस तरह का एक तरफा तोड़फोड़ करके ले जाएं वो। और वो FIs की होल्डिंग्स कल बढ़ती हुई आई और अच्छी बढ़ी है। और मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स 35% से सीधा बढ़कर ये 43% हो गई है FIs की होल्डिंग। एंड डेट मीन्स करीब करीब 8% का लॉन्ग पोजीशंस बढ़ी हैं उनकी तरफ से। देखिए FIs जब भी खरीदेगा ना तो पहले उसको लैंडिंग स्पेस चाहिए होती है, बाद में वो हंटिंग करता है। लैंडिंग कहाँ करेगा? पहले वो करेगा IT पे, दूसरा करेगा वो बैंक्स में, बैंक्स में भी करेगा निजी बैंकों पे। और आपको अगर ध्यान होगा तो निजी बैंकों का जो वो खेमा था बहुत अच्छे से चला नहीं था अभी तक। ना तो उसमें वैल्यूएशन की कोई प्रॉब्लम थी कि भाई ओवर हीटेड हो गया है, ना तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा था, वो तो सिर्फ चेक एंड बैलेंसेस करवा रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC, एग्जाम्पल के तौर पर एक्सेक्स, एग्जाम्पल के तौर पर ICICI, एग्जाम्पल के तौर पर इंडसन, एग्जाम्पल के तौर पर कोटक। आप इस सब चेक कर लो। और इनमें ऐसा नहीं कि कल ये चले हैं, इससे पहले इन सभी बैंक जिसका भी मैंने नाम लिया है इन सब में बुरी खबरों का दौर आ चुका है। आपको मालूम है एक्सेस के नंबर उतने अच्छे नहीं आए थे, उस दिन टूटा था। उससे पहले कोटक को लेकर एक खबर आई थी, कोटक टूटा था। इंडसन चला ही नहीं था, HDFC हिल ही नहीं रहा था। तो ये बैंक ऑलरेडी पहले से अच्छी पोजीशन में थे। कल एक मौका और दस्तूर बना और कल बैंक निफ्टी ने तोड़फोड़ मचाई और कल बैंक निफ्टी चल गया। ना केवल FIs का रोल था, मैं बोलूँगा कि कल काफ़ी हद तक वेटेज भी काम आ गया। तो फिलहाल मैं FIs पे अपने आप को रोकता हूँ। 62% के आसपास की रिटेल के पास अभी भी होल्डिंग्स हैं, माल ज़्यादा है सिस्टम में रिटेल के पास। FIs और DIs के अभी भी होल्डिंग थोड़ी कम है। और इसी होल्डिंग से जब हम नया हाई लगाते हैं ना, तो हमने पिछले बार की हिस्ट्री भी चेक की है। अगर FIs 50% से कम की होल्डिंग पे नया हाई लगा रहा है, DIs 50% से कम की होल्डिंग पे नया हाई लगा रहा है, तो कई बार आके रुक जाता है और प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। क्योंकि 100% कन्विक्शन नहीं है ना, मेजोरिटी कन्विक्शन तो है ही नहीं, माइनॉरिटी कन्विक्शन के साथ ही हाई लग गए। और एक और चीज़, कल जब ये बन रहा था तो उसके अंदर बैंक निफ्टी की तरफ थोड़ा झुका हुआ FIs रुख थोड़ा ज़्यादा दिख रहा था। कुल मिला के FIs के नंबर्स ठीक है, मेरे लिए इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं। ये अगर 50% हो जाएंगे तो और मज़ा आएगा, नहीं तो हल्के फुल्की साइडवेज या प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आएगी। ठीक है, ये FIs संकेत निश्चित तौर पर कल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है FIs ने बाजार को भी। और निफ्टी में 22,650 के आसपास के हमने स्तर देखे। रिकॉर्ड ऊंचाई से 100-125 अंकों की ही दूरी रह गई है निफ्टी पर भी, 1% के आसपास की तेजी।
तो निफ्टी में डिम्पी जो मौजूदा लॉन्ग वाले हैं, क्या बिल्कुल अपने को मजबूती से टिका कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, भी और बाजार चलेगा? और किसी को अगर फ्रेश लॉन्ग करने का मन कर रहा है तो क्या ये लेवल ठीक है, या फिर थोड़ा मोड़ा एक क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा डिप आ जाए 50 100 150 का, वहां पर बेहतर होगा? देखिए, अगर मैं दर्शकों से ही क्वेश्चन पूछ लूं कि अगर मैं आपको पैसे दूं और आप निफ्टी खरीदोगे या बैंक निफ्टी खरीदोगे, तो हो सकता है उसमें से 30-40% लोग ये कहें अब नहीं खरीद पाएंगे, हम बहुत महंगा हो गया है। ये मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, एक आम कॉमन व्यू की बात बोल रहा हूँ। अगर मैं अपने पीसीआर को भी बोलूँ, हमारा वाला पीसीआर, कि भाई मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ पीसीआर में से, अभी मैं एक सैंपल सर्वे कराऊंगा तो 40% लोग कहेंगे हम नहीं खरीद पाएंगे। ठीक, वजह क्या है? वजह क्या है कि शॉर्ट टर्म में आप बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हो। बहुत तेज़ी से जब ऊपर आते हो तो आपका कन्विक्शन तो हाई बनता है, लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होती है। मैं आपके एक एक क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ। पहले आते हैं निफ्टी पे। देखिए, कल निफ्टी ने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक बुरा काम भी किया। बुरा काम क्या है वो भी बता देता हूँ। इतना सब कुछ ठीक चल रहा था तो 650 की रेंज आपने क्यों नहीं पार की? आपने कल 650 के नीचे क्यों क्लोज किया? पहला पॉइंट। दूसरा, चलो ठीक है 650 पे ही हमने, सर 6-7 पॉइंट का क्या फ़र्क पड़ता है, एग्री, ये पॉइंट भी मैंने एग्री कर लिया। क्या इसके बाद हमको अब नया आना चाहिए? क्या हमारे टारगेट इस सीरीज़ के पूरे हो रहे हैं? देखो, 650 तक के टारगेट शॉर्ट कवरिंग प्लस इस मार्केट के मोमेंटम के साथ हम कैरी फॉरवर्ड लेके आए थे, क्योंकि अभी सीरीज़ की शुरुआत है। डाटा तो बना ही नहीं था बहुत ज़्यादा, हम जो लेके आए हैं उसी को प्रोसेस कर रहे हैं। तो जो लेके आए थे उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है 650 पे। अब आपको नया माल चाहिए, तो नया माल कल बाजार हमने जब चेक किए सारे डाटा को, तो 3% की ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखी, तो वो तो ठीक है, लेकिन 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ये फ्यूल की तरह है और ये ज़्यादा है सिस्टम में, ट्रस्ट मी, ये ज़्यादा है। 2.5 लाख 3.25 लाख होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये है 4 लाख की कैटेगरी के अंदर जो इस बार हम लेके आए हैं। यानी इस बार बहुत पहले ही बारूद लेके आए थे, नया क्या भरेंगे, पुराना इतना माल है, उसकी वजह से हम नया हाई लगा रहे हैं बार बार। ठीक, तो ये धीरे धीरे करके डिफ्यूज़ होगा, धीरे धीरे करके इसका इस्तेमाल होगा और हम नया हाई लगाएंगे। एक और चीज़, इस साल में ना मेरे को और ना अब आपको ये याद भी होगा कि हमने कितनी बार ऑल टाइम हाई लगा दिया निफ्टी के अंदर। ये आपको भी याद नहीं है और ये मेरे को तो याद ही नहीं है कि हमने कितनी बार लगाया है। तो इसलिए नया ऑल टाइम हाई लगे निफ्टी के, इसका जश्न नहीं है। जश्न सिर्फ यह है कि हम ऑल टाइम हाई से कितना डिप लेके और वापस कितना पुल बैक से ऊपर आ जाते हैं और कितनी स्पीड से आते हैं। उसके अंदर मैं बोलूँगा आउट ऑफ 10 मैं 9.5 मार्क्स दे सकता हूँ निफ्टी को, क्योंकि जब भी डिप ले रहा है बहुत स्मार्टली ऊपर आ रहा है, न केवल ऊपर आ रहा है बल्कि तोड़फोड़ मचा के नया लेवल्स भी लेके आ रहा है। बात इसकी नहीं है कि नया हाई है, बात इसके कि डिप से बाउंस कितना मार रहे हो। तो आप डिप का वेट करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नए वालों को, उनको डिप की वेट करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर से उसी बाउंस का फायदा उठाना, अगर बाजार अपना डीएनए चेंज नहीं करता है तो। लेकिन जिनके पास पुराना पड़ा है उनको क्या चिंता, उनको तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऐसा लगाओ कि आप पूरे पैसे लेके आओ, 550 का लगाओ। आपको ध्यान है हमने 550 से 650 वाली रेंज आपको बताई हुई है, उसी रेंज के अपर एंड पे जाके हम बंद हुए। 550 का लगा दो स्टॉप लॉस, क्या प्रॉब्लम है? बोले जी हम तो सीरीज का रखते हैं जी माल, हम ऐसे नहीं रखते हैं, तो फिर 400 का लगा लो वो साहब। तो हमने आपको दोनों का जवाब दे दिया और पुरानी हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से बताया कि जब जब डिप आता है तब तक बाउंस स्ट्रांग होता है। बस डिप का वेट करो नए वाले, और पुराने वालों को तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी कोई भी बोल सकता है खड़े होकर कि सर आपने बोलोगे डिप आया नहीं तो फिर क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो फिर आप एक काम करो, अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपको अलाउ करता है तो आप ज़रूर आओ। आप इस चीज़ के लिए आओ कि मेरे को 100-150 पॉइंट कमाने हैं तो मैं 100 पॉइंट ही दूंगा। ऐसे के लिए मत आना कि मैं 300 पॉइंट गवाऊंगा और 100 पॉइंट कमाऊंगा, ये फिर गलत स्ट्रेटजी है। तो ये हमने मोटा मोटी आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया निफ्टी पे दोनों का। ठीक है, तो ये लॉन्ग वालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन बाजार में तेजी का मोमेंटम है, एफआईआईज़ का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। शॉर्ट वाली दूरी ऋण पे, शॉर्ट वाले इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। कल भी हमने ये बात रही थी कि शॉर्ट मत करो, अगर आपको करना भी है तो 550 के ऊपर जाके करना, जब बाजार के अंदर फटीक आएगा। आप ट्रस्ट मानेंगे, बाजार के अंदर फटीक आ ही नहीं रहा, थकावट आ ही नहीं रही। बाजार के पास एक अलग तरह की ऊर्जा है और ऊर्जा बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। वो आप कुछ भी कह सकते हैं, आप ग्लोबल मार्केट्स बोल सकते हैं, लिक्विडिटी बोल सकते हैं, पॉलिसीज बोल सकते हैं, गवर्नमेंट का रिटर्न बोल सकते हैं, कुछ भी आप उसका नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो यानी ये बात तय है कि मार्केट का ऊर्जा एक एनर्जी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो शॉर्ट वाले फिलहाल अभी बाजार से दूर रहे, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट भी होता है। और हमने आपको कल और परसों कई बार हमने आपको शॉर्ट से रोकने से बचाया है। और अभी भी मैं बोलूँगा ये बाजार अभी भी
बाइंग ऑन डिप्स का है, सेल ऑन राइज का नहीं है। सेल ऑन राइज करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, पहले और तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मिल भी गई तो फिर आप 100-150 पॉइंट पे आपको घबराहट होगी, क्योंकि बाजार टिक टिक ऐसी करेगा तो आपको लगेगा यार अब भागना जाए। तो फिलहाल रुक जाओ, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाओ। मार्केट का ट्रेंड अभी भी फ्यूरियस है, कभी भी काफ़ी अच्छा है, इसलिए ट्रेंड के अगेंस्ट में काम मत करो, डिप का वेट करो। जिनको भी ऐसा लग रहा है हमसे अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, डिप का वेट करो, नहीं मिलता तो शॉर्ट करके पैसा बन जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को कम लगती है। एक और चीज़, आप तभी सामने वाले को परेशान करोगे ना जब सामने वाला थका होगा। जब सामने वाला थका ही नहीं तो परेशान कैसे होगा वो? आप शॉर्ट करके पैसा तभी बनाओगे जब सामने वाले में फटीक होगी, थकावट होगी, वो है ही नहीं, अभी तक तो नहीं है। थकान नहीं दिख रही है, और थकान निफ्टी बैंक में भी नहीं दिख रही है। कल तो हमने जबरदस्त तेजी देखी है बैंक निफ्टी में, 49,473 के नए शिखर पर पहुंचा है। और अगर हम क्लोजिंग बेसिस पर बात करें तो 50,000 के आंकड़े से सिर्फ 650 अंकों के आसपास की दूरी रह गई है। एक आंकड़ा भी दिखाना चाहेंगे डिम्पी, क्योंकि कल की जो तेजी रही है, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, अगर इन 4 बैंकों को जोड़ दे तो 1000 पॉइंट का योगदान तेजी में इन बैंकों का ही रहा है। निश्चित तौर पर लीड भी कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में कल जबरदस्त तेजी है नतीजों के दम पर, तो लॉन्ग वाले उनका भरोसा क्या आज भी कायम रहेगा? और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये प्रश्न उठ रहे होंगे कि क्या बाजार में कूदें, नए लॉन्ग करें, तो निफ्टी बैंक में उनके लिए क्या सलाह होगी? देखिए, हमने अपने स्टार्टिंग नोट पे बोला था कि कल अब मार्केट के अंदर जो तेज़ी आई वो 2 वजहों से आई है। पहला, एक तो एफआईज बहुत एग्रेसिव आया है, 8% सीधा लॉन्ग होल्डिंग बढ़ाया, और दूसरा वेटेज काम कर गया। वेटेज अभी आपने खुद बताया कि 1200-1300 पॉइंट में से 1000 पॉइंट तो उन 4 बैंकों के, निजी बैंकों के। यही एक अच्छी चीज़ भी है, यही एक प्रॉब्लम भी है। मान लो किसी दिन चारों बैंक उल्टे पड़ गए तो आपको 1000 पॉइंट देने भी तो पड़ जाएंगे ना बैंक निफ्टी के। इसलिए मैं कहता हूं कि वेटेज थोड़ी सी ना बैंक निफ्टी की डिस्टर्ब है। ये मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं एक्सचेंजेस से कि भाई इसकी वेटेज का कुछ करो। अच्छी बात है कि बाजार चला, लेकिन ये किसी दिन मान लो रिवर्सल पे आ गए, चारों निजी बैंक टूट गए एक साथ, तो आपको 1000 पॉइंट देने पड़ेंगे, जबकि आपकी कोई गलती नहीं इसके अंदर। 1000 पॉइंट आपको फालतू में चला जाएगा। तो ये है पहला पॉइंट जो वेटेज वाला पॉइंट में नोटिस करा। दूसरा पॉइंट, आपने बोला कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या करना चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी बहुत जोर से चला, एक दिन के अंदर वर्टिकल राइज दिखाया। कोई भी चीज़ अति, हर चीज़ की बुरी है, अति तेजी भी बहुत बुरी होती है। अति तेजी से क्या होता है कि फिर आपके पास अगले दिन की एनर्जी नहीं बचती। तो आपने कल में बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी दिखाई। और एक बार बता दूं, अभी मेरे एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे, विशाली पारिक, किरण और देवांशा, इन सबका भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि अगर वो पुट कॉल रेशियो को क्लियरली वॉच करते हैं तो कल 1.54 के ऊपर पीसीआर आया है बैंक निफ्टी का। होता क्या है कि इससे आप ऐसा नहीं कि बाजार रुक जाएगा कि पुट कॉल रेशियो से महंगा हो गया बाजार रुकेगा नहीं, हो सकता डिप देके फिर से चलने लग जाए, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब कर गया, आपको अंदर आने से मना कर रहा है कि अब आप क्यों आ रहे हो जब मैं 1200 पॉइंट तेजी दिखा रहा हूं, आप इतने दिलेर हो क्या, मेरे डिप की वेट नहीं कर सकते क्या? ये पीसीआर आपको बोल रहा है साफ साफ। इसलिए मैं बोलूंगा इसके अंदर बाइंग ऑन डिप्स। और मेरे से अगर आप निजी तौर पर पूछेंगे, ना तो मैं आज शॉर्ट करूंगा ना मैं लॉन्ग करूंगा, मैं सिर्फ आज बैंक निफ्टी को चेक करूंगा, देखूंगा। क्या हमको खुशी नहीं होगी? सृष्टि तो इस चीज़ की गवाह है। हमने कई महीने पहले ही बोला था कि हमको डाटा के हिसाब से 50,000 बैंक निफ्टी आ जाए तो हमें हैरानी नहीं होगी। आज हम उस 50,000 के मुआयने पर आके खड़े हुए हैं। तो इसलिए बाइंग ऑन डिप करो थोड़ा निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर। हाँ, मना नहीं है, आप सामने आना चाहो सामने पे आओ, बट इस चीज़ का ध्यान रखो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है इस समय बैंक निफ्टी का। एक और पॉइंट, ये चारों बैंक की वेटेज जो अभिषेक अभी आप गिनवा रहे थे, चारों बैंकों का रोल आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चारों में ही अगर हल्की हल्की सी सेलिंग आ गई ना तो फिर आपको साइडवेज जाना पड़ेगा। अगर ये चारों में मोमेंटम रहता है फिर सोचो भी क्यों, फिर तो 50,000 का जश्न की तैयारी करो, फिर तो हो सकता है आपको मोमेंटम आए। इसलिए जो चीज़ कल आपने नोटिस किया वो आज भी नोटिस करनी है। आज को नया नहीं आने वाला माल, वही 12 शेयर ही रहेंगे। तो ये चीज़ हमने आपके सामने रखी। हाँ, जो पुराने वाले हैं ज़रूर अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। कल का हमारा जो टारगेट था 48,800 का था, आज जो सपोर्ट है इस सीरीज़ का, आप चाहो तो 49,000 पर भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपका सपना है 50,000 पे सौदा काटने का तो फिर आप बने रहो। तो मेरी तरफ से काटने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा ज़बरदस्ती, बट मैं लेने के लिए थोड़ा सा अभी हाथ पीछे करके लूंगा, और अगर लूंगा भी तो मैं 1-2 लॉट के साथ ही सिर्फ टेस्ट करूंगा और कुछ नहीं। इन 4 में से 2 ने भी अगर आज थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिया, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों का अगर वेटेज देखें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक में एचडीएफसी बैंक का वेटेज 29%, आईसीसी बैंक का करीब 24%, यानी कि 53-54%। तो ये 2 बैंकों का हो गया। अगर इनसे सपोर्ट मिला तो शायद हकीकत आज भी हो जाएगा वो 50,000 का आंकड़ा। लेकिन शॉर्ट वाले तो डिम्पी यहाँ भी वेट ही करें, उनके लिए तो कुछ बनता नहीं है।
देखिए, इतनी तरह के फ्यूरियस बुल रन के अंदर शॉर्ट करना के बारे में सोचना अब तक अपराध है। हाँ, काफ़ी सारे लोगों के बारे में ये सोचा जा सकता है कि देखो इतना चल गया अब तो बाज़ार टूटेगा ही ना, ये बहुत सारे लोगों का मानना होता है। तो वो क्या होता है ना कि आपको लेवल्स खुद बता देंगे, आपको अपनी कामनाओं में नहीं जाना है, अपने भावनाओं में नहीं जाना है। मैं फिर से बोलता हूँ, भाव और भावनाएं बाजार के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं। भावनाएं हो सकता है आपकी ये कहें कि इतना चल गया टूटेगा, लेकिन पहले भाव तो लाओ टूटने वाले, पहले फटीक तो लाओ। हाँ, एक पुट कॉल रेशियो ये बता रहा है कि नया थोड़ा महंगा पड़ेगा जो भी आ रहा है, बट वो पुट कॉल रेशियो ये नहीं बता रहा है कि आप इसको बेच दो। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, थोड़ा सिल्वर लाइनिंग वाला वर्ड है ये। तो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइएगा, शॉर्ट वॉट अभी करना नहीं है। अगर आएंगे तो मौका देखेंगे, और अगर शॉर्ट कर भी लोगे तो क्या होगा, मान लो 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आ गया, फिर उड़ा देगा अगले दिन ही 300 पॉइंट। जितने में आप सोचोगे कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, इतने में बैंक निफ्टी फिर उससे ऊपर आ जाएगा। तो क्यों ऐसे जोखिम वाले मुकद्दर का सिकंदर बन के बाजार में उतरना, ऐसे मत बनो। आप आराम से रहो, जो डाटा कह रहा है उसको मान लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो और आगे बढ़ते जाओ, बस यही है। तो ये आपके लिए पूरे डेटा पॉइंट सामने रख दिए गए हैं, किस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है, साथ ही पुट कॉल रेशियो आपको किस तरीके के संकेत दे रहा है, इस पे भी आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे भी अभी कोई भी संकेत नहीं है जहाँ पे आपको शॉर्ट की पोजीशंस बनानी है। आज का प्राइस एक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आइए समझते हैं कि हमारे मेहमानों की नज़र कौन से डेटा पॉइंट्स पे है और आज के लिए क्या वो रणनीति अपनाएंगे। स्वागत करना चाहेंगे वैशाली पारेख, किरण जानी और साथ ही देवांग शाह का, और कुछ ही देर में हमारे और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वैशाली, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, कल एक ज़बरदस्त मूवमेंट निफ्टी बैंक में खास तौर से देखने को मिला। आज के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए? क्या कल का मूव थोड़ा सा सरप्राइजिंग आपके लिए भी था, और साथ ही क्या आज भी ऐसे कुछ चौको छक्कों की उम्मीद रखें? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यस, कल का तो एक वेरी वेरी सरप्राइजिंग मूव बैंक निफ्टी ने जरूर दिया। ओवर 1000 पॉइंट का एक रन अप दिया। सो आई थिंक आज वेट एंड वॉच करेंगे, बिकॉज इतना जो रन अप आया है वी विल वेट। तो मैं कहूंगी इंट्राडे के हिसाब से 22,450 निफ्टी में सपोर्ट रहेगा, एंड फॉर बैंक निफ्टी आई वुड से 49,000 का इंट्राडे सपोर्ट। तो वहां पे हम देखते हैं कि वेदर मार्केट इज अगेन टेकिंग अ पॉज एंड गेटिंग अ न्यू रन अप, तो उसी अनुसार हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बट एनीवेज, हैविंग सेड दैट, जैसे कि बैंक निफ्टी ने एक नया हाई बनाया है, तो आई थिंक नाउ प्रोजेक्टेड टारगेट आ रहा है 50,000 50,300 तक। सो स्ट्रेटेजी रहेगी बाय इन डिक्लाइन इवन नाउ, बट फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे। वेट एंड वॉच करना होगा निफ्टी बैंक में, जैसा कि डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि डेटा पॉइंट्स यहाँ पे तेज़ी के ही हैं, पर यहाँ पे जो फ्यूल है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो रिस्क रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा हिलता हुआ नज़र आया है। तो आज जो डेटा पॉइंट्स बनेंगे, साथ ही जो प्राइस एक्शन होगा, उसको खास तौर से ध्यान में रखना होगा कि कल की तेज़ी के बाद आज हम कितना बिल्डअप करते हैं। पर चलिए अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी ले लेते हैं एक एक करके। और किरण, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कौन सी पिक्स हैं आपकी? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप है वो स्ट्रांग लग रहा है, तो दो पिक लेके आए, दोनों बाई तरफ है। पहला जो पिक रहेगा वो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से रहेगा, जीएसएफसी। अगर आप जीएसएफसी का चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक। 240 के आसपास की उसकी नेकलाइन थी, उसके आसपास ही सस्टेन हो रहा है, 2 दिन से रीटेस्ट भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तैयार हो रहा है नेक्स्ट मूव के लिए। सो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे, बट 1-2 दिन का नजरिया रखिए आप। जीएसएफसी आप बाई कर सकते हो। 248 के आसपास की क्लोजिंग थी, 264 तक के हमारे टारगेट है, एंड 239 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो एनबीएफसी सेक्टर में से है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का डेली चार्ट आप देखोगे तो वहां पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 650 660 एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस करके स्टॉक देख रहे हैं कि 669 के आसपास का क्लोजिंग दिया हुआ है। टारगेट हम रख रहे हैं कि 700 तक ये एक अप मूव दे सकता है 1 से 2 दिन में। तो आप एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बाय कीजिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ। तो जीएसएफसी एंड एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज के हमारे दो प्रेफर्ड पिक हैं। ये दो शेयर किरण जी की तरफ से, जीएसएफसी और एलआईसी हाउसिंग। देवांग, आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आपका कन्विक्शन है?
वेरी गुड मॉर्निंग। हमारे भी बाय साइड रहेंगे। फर्स्ट कॉल रहेगा बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। डेली चार्ट पे हमने देखा है कि एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है, तो बैंक ऑफ इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना 150.50, टारगेट है 162। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा एनटीपीसी। एनटीपीसी हम देख रहे हैं ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। एनटीपीसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 355.50, टारगेट है 372। ठीक है, आपके भी दो शेयर हो गए, एक तो एनटीपीसी हो गया और एक बैंक ऑफ इंडिया आप बता रहे हैं ना। देवांग इधर दोनों शेयर्स दिखाना, दोनों के टारगेट और स्टॉप लॉस रखना। एक और चीज़, कल अगर आपको ध्यान होगा तो कल सोनी पटनायक जब क्लोजिंग में हमारे साथ जुड़ी थी, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि आप एक काम करो, धीरे धीरे बैंकिंग वाला हिस्सा है उसको छोड़ते जाओ और कुछ पावर कंपनीज पे आते जाओ। और उन्होंने एक एनटीपीसी की कॉल आपको दिलवाई थी, अगर आपको याद होगा तो। आज देवांग फिर से बता रहे हैं कि एनटीपीसी उनका ट्रेड है, ध्यान रखिए, अच्छा बढ़िया चल सकता है। तो कल कॉल का बेनिफिट भी आ सकता है और आज सीधा सीधा शेयर का बेनिफिट भी आपको मिल सकता है, या फ्यूचर वड़ेवर जैसे भी आप ट्रेड करते हो। 355 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा। ये कॉल्स वालों के लिए भी एक अच्छा लेसन है, उनको एक बैक टू बैक दूसरे गेस्ट की तरफ से भी एनटीपीसी मिल गया। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि बैंकिंग के कंपोनेंट में अभी भी काफ़ी दम है, ये आपकी लिस्ट में है। इसके अलावा एलआईसी हाउसिंग, ये एक और शेयर है जो कि किरण की तरफ से दिया गया है। ये पार्टिसिपेंट अच्छा है बट थोड़ा डिले इफेक्ट के साथ आता है एलआईसी हाउसिंग। और दूसरा जीएसएफसी, ये भी किरण जानी की कॉल है, आपके स्क्रीन पर लेवल्स आ जाएंगे। एक काम करते हैं, विशाली से भी उनके ट्रेड पता कर लेते हैं। विशाली गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड कौन से हैं? तो कल हमने देखा कि ओएमसीज शुगर स्टॉक्स इसमें भी काफी मोमेंटम शुरू हुआ है। सो आई वुड मुझे एक आईओसी सही लग रहा है, 176.70 पे क्लोज आया है। स्टॉप लॉस रहेगा 172, टारगेट रहेगा 184। और दूसरा है, मुझे शुगर स्टॉक्स में एक्चुअली काफी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एक दालमिया भारत शुगर है, प्राज इंडस्ट्रीज है। तो मैं दालमिया भारत रेकमेंड कर रही हूँ 413। थोड़ी डिप में बाय करिएगा। स्टॉप लॉस रहेगा 380, टारगेट रहेगा 460। ओके ठीक है, ये आपका आईओसी वाली कॉल मेरे को काफ़ी पसंद आई है। एक्चुअली मैं थोड़ा मैं बोलूँगा कि कल भी आप ज़्यादा नोटिस कर रहे होंगे ऑल मार्केटिंग कंपनीज को, दोनों आपको वजह पता ही है। पहला एक तो थोड़ा गल्फ या फिर मैं बोलूँगा ग्लोबल मार्केट्स में कोई वैसी दिक्कत नहीं चल रही है। ज़्यादातर बड़ी इकॉनमी, अगर आप सिर्फ पहले 5 बड़ी इकॉनमीज़ को देखेंगे तो वहाँ पर भी एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और ये 5 की बड़ी इकॉनमी किसी वॉर के अंदर नहीं है, आप ये जरूर भी चेक किया कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अभी भी थोड़ा अपने आप को, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ये फिट करने वाली बात है, अभी फिट नहीं हुए हैं पूरी तरह से, अभी और चलने की। एक मन में डर चलता रहता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लेके कि इलेक्शन का समय है, सरकार कभी भी बीच में कोई फैसला ना सुना दे, फेजेस में वोट हो रहे हैं। अभी तक 3 चरण के चुनाव हो रहे हैं और उसके अंदर कहीं भी हमको ऐसा अभी तक तो सरकार की तरफ से नहीं है। 2 चरण के हो चुके हैं, 1 चरण का होना जल्दी अभी, तो ये अभी तक कोई फैसला ऐसा सच आया नहीं है। तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल इस चीज़ के बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और आज भी मैं जब सुबह ग्लोबल मार्केट्स देख रहा था तो क्रूड थोड़ा 1-1.5% नीचे ही है, ये बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, ये मेरे को विशाली की कॉल काफ़ी पसंद है। इसके अलावा उन्होंने डाल में भारत भी दिया है। सीमेंट कंपनीज के अंदर कल काफ़ी अच्छा मोमेंटम था। अल्ट्राटेक के कल लास्ट में क्लोजिंग में नंबर आए, नंबर काफ़ी अच्छे थे। ये पूरे सेक्टर को री रेटिंग की कैपेसिटी रखता है अल्ट्राटेक। तो डालमिया भारत भी मैम की लिस्ट में, डालमिया भारत शुगर, इनफैक्ट शुगर वाला शेयर है, ये उनकी लिस्ट में है। आगे बढ़े जी, थोड़ा कुछ और शेयर या कुछ और खबरें जरा पता कर लेते हैं। शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद आपको पहले बताएंगे नतीजों वाले शेयर्स, फिर उनसे हम स्टॉक्स एंड न्यूज़ वगैरह भी पता करेंगे। शरद गुड मॉर्निंग, लंबी सूची होगी इस बार तो आपके पास, जरा बता दीजिए जल्दी से किसके नंबर्स अच्छे आए हैं, किसके नंबर्स खराब। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो ऑफकोर्स नतीजे की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और एनबीएफसीज में देखने मिले। और यहाँ पे देखिए जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ऑपरेशनल नंबर्स में स्ट्रेंथ आया और एसेट क्वालिटी देखें तो उसमें भी एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। बेहतरीन नतीजे देखने मिले पूनावाला फिनकॉर्प के, उनकी AUM 25,000 करोड़ के ऊपर गई है और जो हाईएस्ट एवर पैट भी जो है कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स पूनावाला फिनकॉर्प से देखने मिला है। वही ई मुद्रा की बात करें तो सीक्वेंशियली नंबर्स यहाँ पे भी अनुमान से बेहतर देखने मिले हैं और प्रोविजंस में भी जो है गिरावट आया है। लगभग आप कह सकते हैं 94% का सीक्वेंशियल बेसिस में जो है डीग्रोथ आया है। ऑफकोर्स हमने देखा कि एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में एक अच्छी तेज़ी आई है। हालांकि टाटा केमिकल्स यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। यहाँ पे ऑफकोर्स एबिटा मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट आया है और जो उनके सोडा ऐश बिजनेस है वहाँ पे रियलाइजेशंस कम हुई है और ये अक्रॉस जोग्राफीज़ देखने मिली है। और बोर्ड ने जो है अप्रूवल भी दिया है कि वो 2000 करोड़ रुपए NCDs ज़रा
जरिए जो है रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्जली कहेंगे कि आज NBFCs और स्मॉल फाइनेंस बैंक का दिन होने वाला। अगर अर्निंग्स को लेके बात करें, वही केमिकल्स में अगर बात करें तो टाटा केमिकल्स, रोजारी बायोटेक के जो कमज़ोर नतीजे आए हैं, तो वहाँ पे जो है थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है दोनों स्टॉक्स में। सभी नतीजों पर रहेगी नज़र। शुक्रिया शरद, बहुत ही प्रिसाइसली और क्विक तरीके से सभी अर्निंग्स के बारे में बताने के लिए। पर इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स रहेंगे आज फोकस में? जी बिल्कुल सृष्टि, जो आप सेक्टर ट्रैक करते हैं वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लॉन्च किया XUV 3XO लॉन्च किया है। अब ये जो है कॉम्पैक्ट SUV है। इसका जो प्राइस स्टार्टिंग है वो लगभग 7.5 लाख रुपए से जो है स्टार्ट होने वाला है। और ऑफकोर्स ये जो है ब्रेजा को जो है मारुति की, उसको भी वो टक्कर देंगे। तो ऑफकोर्स इस स्टॉक पे जो है आप देख सकते हैं एक रिएक्शन पॉजिटिव भी देखने मिल सकता है। ब्रोकरेजेस की भी जो है अपग्रेड आ सकती है आगे जाते हुए, ये एनालिस्ट का मानना है। दूसरा स्टॉक रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे रिजल्ट्स तो मार्केट आज में आ गया था, लेकिन कॉल जो था मार्केट आज के बाद आया था, जहाँ पे वित्त साल 2025 की डिमांड आउटलुक रोबस्ट एक्सपेक्टेड और इंडस्ट्री का ग्रोथ 7 से लेकर 9% का हाई सिंगल डिजिट में एक्सपेक्टेशंस है। प्राइसिंग एनवायरनमेंट स्टेबल रहने की आशंका है और इम्प्रूवमेंट जो है FY25 के लेटर पार्ट में देखने मिल सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट कमेंट्री उन्होंने ये भी कहा कि वो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए अभी भी ओपन है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। SBFC का आज ब्लॉक डील होने वाला है। सोर्सेस से पता चल रहा है प्रमोटर जो है लगभग 5.5% इक्विटी स्टेक की बिकवाली करेंगे ओपन मार्केट में, जिसका वैल्यू 540 करोड़ तक का हो सकता है। ये 4.5% डिस्काउंट पे होगा। NMDC भी जो है उसके बाद जो है आयरन और प्राइजेस को बढ़ाया है 400 रुपये प्रति टन पर। वही फाइन्स और की बात करें तो 200 रुपये प्रति टन पे है जो है प्राइस हाइक देखने मिली है। पॉपुलर व्हीकल्स की Q4 अपडेट की बिजनेस आई है। यहाँ पे ऑफकोर्स Q1 जो Q4 नंबर्स है वो लार्जली इनलाइन आई है। लग्जरी कार सेगमेंट में 30% का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारा अगला स्टॉक रहेगा, जहाँ पे वो 1000 करोड़ की फॉस्फेरिक एसिड और फॉर्मुलेशंस प्लांट की जो है काम शुरू कर दिए आंध्र प्रदेश में। और आखिरी 30 स्टॉक्स जो है हम बात करें 3 स्टॉक्स, तो वो जो है ऑर्डर्स पे रहने वाली हैं। KC इंटरनेशनल को 1000 करोड़ का ऑर्डर आया है अक्रॉस सेगमेंट्स। वहीं RVNL की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लगभग 440 करोड़ का ऑर्डर आया है EPC जरिए। ये तिरुवनंतपुरम की सेंट्रल रेलवे स्टेशन को लेके है। और आखिर में राइट्स को लेकिन एक बड़ा ऑर्डर आया है। यहाँ पे स्टॉक में मूवमेंट देखने मिल सकता है। 928 करोड़ का ऑर्डर आया है बांग्लादेश रेलवे से, जहाँ पे वो काम करने वाले हैं 200 ब्रॉड गेज के जो पैसेंजर कैरेजेस है उसके ऊपर उनकी काम रहेगी। तो ऑफकोर्स स्टॉक में जो है पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। तो ये 9 अहम स्टॉक्स हैं जो खबर के दम पे आज फोकस में रहेंगे। निश्चित तौर पर खबरों के दम पर यहाँ पर फोकस रहेगा इन शेयरों पर। लेकिन जो 3 शेयर शरद ने बताए, ऑर्डर जहाँ पर आए हैं और कंपनियों के अगर साइज के हिसाब से अगर तुलना करके इन ऑर्डर को देखेंगे तो ये ऑर्डर ठीक ठाक हैं। KEC को 1000 करोड़ का, RVNL को करीब 450 करोड़ का और राइट्स को करीब 925 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। और एक और शेयर जिस पर आप फोकस रखिएगा वो है NMDC का। लंप और फाइन्स के दाम बढ़ाए इन्होंने और SBFC में आज एक ब्लॉक डील है। तो इन तमाम शेयरों पर नजर रहेगी। इस पर अपने एक्सपर्ट्स के व्यू भी लेंगे। लेकिन जरा ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और उनके दम पर कौन से शेयर आज एक्शन में दिखेंगे। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं पूरा का पूरे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। पूजा बताइए। जी, अल्ट्राटेक से पहले शुरुआत कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है, उनका कहना है कि इस पूरे सेक्टर में अल्ट्राटेक उनका एक लौता बाई है। वहां पर वो बाई की रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य देख रहे हैं 10,700 का। और उनका ये भी कहना है कि काफ़ी अच्छा क्वार्टर था कंपनी के लिए। इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और मीडियम टर्म में डिमांड काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। मैक्वारी ने भी अल्ट्राटेक पर अपनी न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी हुई है। लक्ष्य देख रहे हैं 10,609 का। और बर्स्टिंग की बात करें तो उन्होंने टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 8,899 रुपये से बढ़ाकर 9,006 के टारगेट देख रहे हैं और अपनी मार्केट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है। तो ये 3 रिपोर्ट्स हैं, तीनों ही पॉजिटिव रिपोर्ट आई हैं अल्ट्राटेक पर। इसके अलावा ट्रेंड के भी नतीजे आए थे और काफ़ी सारे ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड आए हैं। एंटेक ने होल्ड से बढ़ाकर बाई की रेटिंग दी है और लक्ष्य भी 3,771 से बढ़ाकर 4,876 का देख रहे हैं। ट्रेंड पर नुवामा ने भी अपने टारगेट्स को बढ़ाया है, 4,304 से बढ़ाकर 4,926 का किया है। मॉर्गन स्टैनली ने 3,675 के टारगेट वो कंपनी में देख रहे हैं, अपनी इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी हुई है। और जेफरीज ने भी
टारगेट्स बढ़ाए हैं, होल्ड की राय बरकरार है, टारगेट 3500 से बढ़ाकर 4150 का देख रहे हैं। तो ज़्यादातर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट है वो 4100 के ऊपर के टारगेट्स कंपनी के लिए देख रहे हैं। आगे बात करते हैं M&M की। नए लॉन्च के बाद इन्वेस्टेक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि अगर ऑटो सेगमेंट में बात करें तो उनका कहना है कि M&M टॉप पिक है और अब इस नए लॉन्च के चलते उनका ये जो SUV सेगमेंट है वो और स्ट्रॉन्ग और मजबूट होगा। खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य देख रहे हैं 2200 रुपये प्रति शेयर का। और आखिर में बात करते हैं मैक्रोटेक की। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की राय बरकरार रखी हुई है, लक्ष्य बढ़ा दिया है, 1050 से बढ़ाकर 1230 का कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के सारे के सारे रिपोर्ट्स आपके स्क्रीन पर आपको आती हुई दिख रही है। ये मैक्रोटेक वाली रिपोर्ट को 1 मिनट के लिए जरा स्क्रीन पर रखिएगा। इसके जो टारगेट्स को बढ़ाया और रियल एस्टेट कल पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। विनीत बोलिंजकर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर, ये चर्निंग जो हो रही है मार्केट के अंदर कि बैंक्स थोड़े आगे आए, बीच में थोड़ा IT के नंबर्स आए, वो अटेम्प्ट कर रहे थे आगे आने के, बट आ नहीं पाए। रियल एस्टेट के अंदर जो पिछले 2-2.5 साल की तेज़ी चल रही थी इनके शेयर्स के अंदर, वो सर थोड़ी रुकेगी या फिर और चलेगी? रिपोर्ट्स तो अभी भी काफ़ी बुलिश है। नहीं, डेफिनेटली ये चलता रहेगा और इसमें हमारा टॉप पिक ये सेगमेंट में है आपका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इसमें एम्बेसी के आने के कारण हमें लगता है कि काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी और ये साल से ही कैश फ्लो जनरेशन चालू हो जाएगा। इनके पास जो लैंड बैंक है वो 2008 की वैल्यूएशन की है, तो इनको जो डेल्टा मिलता है अर्निंग्स का वो काफी अग्रेसिव रहने वाला है कंपेयर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द पैक। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर सकता है और ये मल्टी बैगर गेन्स दे सकता है अगर आप इसको 2 से 3 साल होल्ड करें। रियल एस्टेट एक शेयर है जो कि विनीत बोलिंजकर की तरफ से दिया गया। आपको ध्यान ही है कि इससे पहले भी 1-2 बार पहले भी उन्होंने नोटिस करवाया। शेयर काफ़ी अच्छे से चला हुआ शेयर है और रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर इंडिया बुल्स रियल एस्टेट अब धीरे धीरे करके आपको अच्छे से बढ़ते हुए दिख रहा है। बट एनी हाउ, थोड़ी देर में निकुंज टालमिया यानी कि हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनसे भी एक व्यू पॉइंट लेंगे। उनसे 2-4 सवाल तो ऐसे होंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल, एक तो मार्केट के अंदर अभी क्या करें? बाजार के अंदर तेज़ी आ चुकी है, अब हम दोनों का जश्न मना रहे हैं। एक ही महीने के अंदर कई बार निफ्टी, कई बार बैंक निफ्टी, कई बार निफ्टी, कई बार बैंक निफ्टी, ऐसे करके बार बार बाजार नया ऑल टाइम हाई लगा रहा है। क्या ऑल टाइम हाई को एंजॉय करना चाहिए या फिर थोड़ा डरना चाहिए? उन लोगों को जिनके पास पोजीशन नहीं है वो अब क्या करें? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो हम अपने मैनेजिंग एडिटर से उसके बारे में थोड़ा आइडिया लेंगे। और थोड़ी देर में भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी पता करेंगे अब क्या करना चाहिए। खैर, निकुंज सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियोज़ में, मुंबई स्टूडियोज़ में। निकुंज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल मैंने सुना सर आप कल अहमदाबाद में थे और कल वहाँ पर काफ़ी गर्मी भी थी, लेकिन इस गर्मी के बीच में भी आपने काम काफ़ी शिद्दत से किया है। जरा सर पहले इस अहमदाबाद की यात्रा के बारे में बताइए, फिर मैं जरा आपसे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में पता करूंगा। आज मेरे 2 सवाल हैं। अरे भाई, मेहनत कर रहे थे वीकेंड पर डिम्पी जी। गर्मी थी, 42 डिग्री टेम्परेचर था, मगर कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। तो वही है कि काफ़ी मेहनत पूरी टीम ने करी है। अहमदाबाद में हमारा एक शो है ET Now Go और कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है डिम्पी। मैं अहमदाबाद 12-13 साल बाद गया हूँ। फ्रॉम एयरपोर्ट टू द रोड्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर टू द बिल्डिंग्स टू द होटल्स, कमाल का डेवलपमेंट हुआ है। जब हम अमूल जैसी कंपनियों में जाते हैं तो हम इतना रिस्पेक्ट अब है मिले अमूल ब्रांड को, बिकॉज जब मैं वहाँ गया तो मैंने अमूल की पूरी कहानी जानी कि जब अमूल चालू हुआ था कोऑपरेटिव संस्था बोल करके चालू हुआ था 1946 में, 45-46 में इसका जन्म हुआ था। पहले दिन में अमूल का जो कलेक्शन था वो केवल 225 लीटर था। आज ये लाखों करोड़ों लीटर्स पर डे मैनेज कर रहा है। फिर हम गए अतुल ऑटो की फैक्ट्री में। विजय केडिया साहब एक इन्वेस्टर हैं, मगर वो एंटरप्रेन्योर की जर्नी पर हैं। अरविंद से मिले हम लोग। पहली बार आप देखेंगे कि इंडियन टेलीविजन इतिहास पे पुनीत और कुलीन जो लाल भाई ब्रदर्स हैं, फिफ्थ जनरेशन, क्या बात है, 5th जनरेशन, वह आपको दिखेंगे। और जब जाएंगे तो भाई किसी भी सिटी का है, किसी भी शहर का खाना पीना तो हम ज़रूर हमने पूरा हमने वहाँ पर हम लोग गए थे। NID और IIM अहमदाबाद, 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स, एक डिज़ाइन और दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा जाना पहचाना मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM अहमदाबाद, वहाँ पर भी हम गए थे। तो कुल मिलाकर के अहमदाबाद से एक जो टेक अवे आ रहा है वही आ रहा है कि हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल चुका है, चेंज आ रहा है, बढ़ो बदलो देश के साथ। और यही हमारी ET Now स्वदेश का नारा है कि नया भारत है और इस भारत के अंदर
जो तरक्की है एक डिफरेंट लेवल की है, एक्साइटमेंट डिफरेंट लेवल का है और जो पार्टिसिपेशन है डिफरेंट लेवल का है। तस्वीरों में बयान भी हो रहा है सर, हमने साथ साथ आपकी तस्वीरें भी दिखाई हैं उस विजिट की और देख कैसे लग रहा है, काफ़ी अच्छा इसे आपने एंजॉय किया। और दूसरा जो डिज़ाइन वाला आप बात बता रहे हैं वो मेरे को अच्छे से पता, आपके दिल के काफ़ी करीब है वो। खैर सर, मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ थोड़ा। कल बैंक निफ्टी ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखाई, एक ही दिन के अंदर सारे रेजिस्टेंस बोले जा सकते थे ना बाजार के अंदर, वो सारे एक ही दिन में साफ हो गए हैं। ज़्यादा तेज़ चलना के बार ख़राब भी होता है सर, आपकी ज़रा रीडिंग क्या है बैंक निफ्टी पर? तो डिम्पी ऐसा कल क्या हुआ भाई, ऐसा कल क्या हो गया कि अचानक बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखा कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। आई थिंक 2-3 कारण हैं। एक कारण तो जी हाँ, अगर हम शॉर्ट टर्म आंकड़ों पर अगर व्यू बनाया तो वह है कि भाई एफआईज वर नेट बायर्स, शॉर्ट कवरिंग हुई है, आप भी जो डेटा सुबह से बता रहे हैं। मगर उससे इम्पोर्टेंट मेरे को ये लगता है कि बैंक निफ्टी के अंदर या बैंक्स के अंदर अब एक प्रकार का एक व्यू आ चुका है कि बैंक्स की ग्रोथ वापस आ रही है, लिक्विडिटी के प्रेशर कम हो रहे हैं और आईटी और कुछ क्षेत्रों से पैसा इस समय निकल रहा है। आईटी ने डिसअपॉइंट करा है और जो लॉन्ग आईटी ट्रेड थी, जो कई लोग कॉन्ट्रा ट्रेड भी मार रहे थे, उसने भी दम तोड़ दिया है। तो सेक्टोरल रोटेशन फ्रॉम आईटी टू बैंक्स विजिबल है। प्राइवेट बैंक्स के अंदर भी अब लोगों को समझ में आने लगा है कि जो गिरावट और जो अंडर परफॉर्मेंस आया है वह शायद अब खत्म हो सकता है। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक में गिरावट है मगर वो सस्ता हो चुका है। एचडीएफसी बैंक कहीं नहीं गया मगर 2.5-3 साल के बाद इसकी प्राइस टू बुक 2 से नीचे आ चुकी है। आप अगर एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करें और आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, उनके नंबर अच्छे थे। स्मॉल एनबीएफसीज के नंबर अच्छे थे, मिड टीयर बैंक्स के नंबर अच्छे थे। मैं सुबह जना बैंक के नंबर्स देख रहा था, क्या कमाल के नंबर आए, हालांकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में। उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सल बैंक के नए लाइसेंस निकाले जिसमें कुछ बैंक्स को बेनिफिट होगा जो स्मॉल बैंक टू यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सेटअप है इस समय काफ़ी इंटरेस्टिंग है बैंक्स को लेकर के। दूसरा मेरा ये मानना है डिम्पी, हम मे की सीजनैलिटी की बात करें तो मे की सीजनैलिटी में लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। 7 में से 10 महीनों में मई का महीना जो है वो पॉजिटिव रहा है। तो कुल मिलाकर ये सीजनैलिटी का इफेक्ट है। इलेक्शन से पहले मुझे बड़ी मंदी नहीं लगती है। तो मार्केट में इस समय अगर आप नियर टर्म की बात करें, नियर टर्म मतलब 3-4-5 हफ्तों की बात अगर आप करें, इलेक्शन से पहले तक की बात करें, तो मार्केट के अंदर मुझे लंबी गिरावट नहीं लगती है। गिरावट का कारण हो सकता है ग्लोबल हो, जो हमें आज नहीं पता है। पर निकुंज साहब, एक सवाल नतीजों को लेकर भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सभी कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करते हैं। एक तरफ ट्रेंड, अच्छे नतीजे एक बार फिर कंपनी ने पेश किए और कई सारे ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड भी किया। उसकी क्या एनालिसिस है, जिस तरीके का रनअप हमने ट्रेंड में ऑलरेडी देखा है? और साथ ही टाटा केमिकल्स, यहाँ पे निराशा हाथ लगी है क्योंकि केमिकल्स में थोड़ा फिर से पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा था, पर टाटा केमिकल्स के फिलहाल के नतीजे तो इतने शानदार नहीं लग रहे। पर क्या सर ये माने कि जिस तरीके से चाइना रीओपनिंग हो रही है तो वर्स्ट इज ओवर? देखिए, 1990s में एचयूएल ने जो करा, 2000 डेकेड में टाइटन ने जो करा, 2010 टू 2000 की डेकेड में डीमार्ट ने जो करा, 2020 से 2030 की डेकेड में ट्रेंड वो करने वाला है। ट्रेंड के नतीजे शानदार हैं। ट्रेंड एक हाई ग्रोथ मोड में आ चुका है। ट्रेंड ने जिस प्रकार का स्टोर एक्सपेंशन वर्क कर रहा है अक्रॉस फॉर्मेट, भले ही वो उसके वेस्ट साइड हो, भले ही फिर उसके जूडियो हो, उसको एक प्रकार की नब्स जिसे हम कहते हैं वह मार्केट की और कंज्यूमर की समझ में आ गई है। बिना बैलेंस शीट को डैमेज करे ट्रेंड एक्सपैंड कर रहा है, ग्रोसरी के अंदर है और फैशन रिटेल जहाँ पर हाई मार्जिन है वहाँ उसने एक प्रकार का डोमिनेंट मार्केट शेयर क्रिएट कर लिया है। अगर आप दूसरे फैशन रिटेलर्स की आप देखें तो वह दम तोड़ रहे हैं। शॉपर स्टॉप के नंबर अच्छे नहीं थे। आदित्य बिरला फैशन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं मगर उनके अंदर अभी भी बहुत सारा डेट है। डीमार्ट के अंदर स्लो डाउन आ चुका है, हालांकि ग्रोसरी है मगर उनके अपैरल बिजनेस में स्लो डाउन आ चुका है। तो ट्रेंड इस समय एक ऐसे कगार पर खड़ा है वेयर देव गॉट द बिजनेस मॉडल राइट। कोविड के बाद ट्रेंड के अंदर अगर हम देखें, ये हकीकत है साहब, ये गलत नहीं डेटा है। प्रोड्यूसर साहब दिखाएं 2020 मई, अप्रैल, मई, जून, एक कोई भी इस समय 2020 का ले लीजिए, उसमें ट्रेंड का ग्राफिक देखते हैं जी। खुल जा सिमसिम, डिम्पी जी देखो जी, 1400 का शेयर जी 4400 हो गया और नीचे में 600 गिरा था। अभिषेक भी देख रहा है यार क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं लगा। तो ऐसे ही होता है जी, मार्केट के अंदर ऐसे ही होता है कि कई बार ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके हम बारे में बात नहीं करते हैं। ट्रेंड की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है। अब आप उल्टी तरफ देखें, टाटा केमिकल को देखें।
अब टाटा केमिकल में क्या हुआ है जी, टाटा ग्रुप ने जो रिस्ट्रक्चरिंग करी है उसके अंदर इनके अंदर था पहले सॉल्ट का बिजनेस, इनके अंदर था दालों का बिजनेस, तो वो तो टाटा कंज्यूमर में जा चुका है। अब इनके अंदर बचता है केवल कमोडिटी का बिजनेस, जिसे सोडा ऐश का बिजनेस बोलते हैं, और इनके पास और केमिकल रिलेटेड बिजनेसेस है। वहाँ पर साइकिल की मार है। तो सोडा ऐश के अंदर ग्लोबल कैपेसिटी आ रही है, डिमांड अच्छी नहीं है और उसकी वजह से दाम नीचे हैं। तो सोडा ऐश की वजह से टाटा केमिकल जो है वह एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से कई टाटा ग्रुप कंपनी ने टर्न अराउंड मारा है पिछले 10 साल, पिछले 5-6 साल में। इंडियन होटल हम सब जानते हैं, टाइटन, ट्रेंट, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, टाटा पावर, मगर टाटा केमिकल वो टर्न अराउंड नहीं कर पाया है। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि टाटा केमिकल में ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि मैं बोल सकूं कि उसके अंदर बड़ा हो सकता है। देखिए वो बैटरी केमिकल में जा रहे हैं, वह केमिस्ट्री में काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, मगर ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि उनके अंदर शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर कोई बड़ा छक्का लगने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स के बारे में। निकुंज सर गुड मॉर्निंग। आप मेंशन भी कर रहे थे जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर, नतीजे वहाँ पर बहुत अच्छे आए हैं। अगर पूना वाला फिनकॉर्प की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। तो ये नतीजे सर इंडिकेट क्या कर रहे हैं और क्या ये स्ट्रेंथ हम ऐसे ही बरकरार आगे भी रहते हुए देखेंगे? देखिए स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसी जो लेंडिंग करते हैं वह थोड़ी हायर रेट पे करते हैं, और लेंडिंग इनकी जो होती है वह एक टफ एनवायरनमेंट के अंदर इज़ अ फंक्शन ऑफ लिक्विडिटी एंड द एबिलिटी टू रेज कैपिटल। तो मुझे लग रहा है कि लेंडर्स इस समय जो लेंडिंग कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डिमांड इस समय ज़्यादा है। दूसरी, बैंक्स इस समय ज़्यादा लेंडिंग नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो रेगुलेटेड एंटिटी के हिसाब से उनके अंदर कासा का इस समय समस्या आ रही है। तो स्मॉल बैंक्स और एनबीएफसी जब लेंडिंग अच्छी करते हैं, खास करके रिटेल लेंडिंग अच्छी करते हैं, तो एक प्रकार का इंडिकेशन है कि वह डिमांड इकोनॉमी में है। चिंता यह हो सकती है कि इनकी जो अनसिक्योर्ड कैटेगरी है वो अपने को एक एक एनबीएफसी और बैंक की देखनी पड़ेगी। वहाँ पर ये ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं। देखिए जब when the going is good everything looks good, but when the going gets tough you only realize that what is good and what is bad। तो एनबीएफसीज को लेकर के अभी कोई समस्या नहीं लग रही है, मगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में देखना पड़ेगा कि यह ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हैं और अपनी अनसिक्योर्ड लोन को लेकर के इनकी क्या राय बन रही है। एक अच्छी चीज़ जो ये हुई है अभिषेक, डिम्पी और सृष्टि, वह कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस समय एकदम कहते हैं ना कि एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके बैठा है और एकदम उनकी पकड़ इतनी अच्छी है कि जहां पर भी कोई भी अगर किसी के भी कदम फिसलते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आकर के बड़ी सख्ती से उनसे डील करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक पे करा, आईएफएल फाइनेंस पे करा, उन्होंने जेएम फाइनेंशियल में करा था। तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस तरह से जो ट्रैक करता है पूरे सेक्टर को, मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़े डिफॉल्ट्स हो रहे हैं, मगर फिर भी ग्रोथ अच्छी है। आने वाले 2 क्वार्टर में पता लगेगा कि ज़्यादा रिस्क है या फिर यह एक प्रकार की एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये तमाम स्टॉक्स आपके लिए बिल्कुल बारीकी से अध्ययन, उनकी एनालिसिस। निकुंज सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। चलिए अब अपने साथ जोड़ेंगे बाजार के एक और दिग्गज महारथी को, संजीव भसीन सर को। तो भसीन साहब से बेहतरीन शेयर तो जानेंगे ही। आज भसीन साहब हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भी हैं, तो रिजल्ट्स पर फटाफट अंदाज में आपको क्विकली जितने भी रिजल्ट आए हैं ना सब पर हम एक राय लेंगे भसीन साहब से। लेकिन भसीन साहब बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टेक्नो स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके बाजार पर एक टेक दे दीजिए और कोई अपडेट है तो सर वो भी शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग आपको अभिषेक, डिम्पी को और सृष्टि को, और आप सबको सतनाम श्री वाहिगुरु। गोल्डन टेम्पल में हूँ और सबके लिए अच्छी सेहत, अच्छा व्यवहार और अच्छा व्यापार की मनोकामना कर रहे हैं, और गोल्डन टेम्पल से आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं, आपके लिए भी और सारे व्यूअर्स के लिए भी। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा, मार्केट में एक लेफ्ट आउट फीलिंग है, म्यूचुअल फंड्स आर अंडर इन्वेस्टेड, अब फॉरेनर्स भी वापस आ रहे हैं, तो ये एक पेंटअप रैली है। यहाँ पे मेरे हिसाब से यू शुड बी लिटिल कॉशियस, मार्केट्स आर क्लाइंबिंग ऑल वॉल्स ऑफ वरी। और जैसे मैंने आपको कहा, येन एट 160, गोल्ड एंड सिल्वर एट न्यू हाइज, बॉन्ड्स एट 5%, कुछ ना कुछ जरूर गिव करेगा। मुझे लगता है सेकेंड वीक ऑफ मई में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आएगी विद अ डाउनवर्ड बायस, थोड़ा कैश रेस करना यहाँ पे अच्छा है। अपडेट आपको दे दूं, ABFRL, BHEL,
और आपका कॉनकॉर, आईआरसीटीसी सब आउट परफॉर्मर्स हैं। आज आपके लिए 3 कॉल हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट की भी एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है भसीन साहब, बिल्कुल बताइए, शेयर्स बताइए, फिर उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हैं वो भी रखिएगा। देखिए डिम्पी जी, सबसे पहले इंजीनियर्स इंडिया, ये हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जो आरईसी पीएफसी 2 साल पहले थे, वो इंजीनियर्स इंडिया आज है। आपको पता है इंजीनियर्स इंडिया इज द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिशियन कहते हैं फॉर ऑल दी ओएमसीज, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रिकल। और जिस तरह से पीएमसी और ऑर्डर इनफ्लो है, आपको मैं ये बोल सकता हूं कि अगले 2 साल ये जो अर्निंग्स और इसकी जो ग्रोथ है इज अनबिलीवेबल। इसका भाव 700-800 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो मुझे 300 रुपए का भाव दिखता है और आपके लिए 220 का स्टॉप लॉस है। इंजीनियर्स इंडिया इज माय टॉप पिक। उसके बाद है मेरा पिक आपका आईओसी। देखिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर हैविंग डबल बेनिफिट, क्रूड हैज करेक्टेड एंड सेकेंडली रुपया हैज स्ट्रेंथन। मुझे लगता है आईओसी नंबर्स विल बी द बेस्ट इन द इंटायर इंडस्ट्री। 190 का टारगेट है, 163 का स्टॉप लॉस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। मुझे लगता है प्राइवेट की जगह पब्लिक पीएसयू इंश्योरेंस आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशंस आर वेरी स्ट्रांग। 250-52 में लीजिए, 238 का स्टॉप लॉस। इसका भी मुझे 300 का टारगेट दिखता है। ठीक है, ये स्टॉक भसीन साहब की तरफ से। लेकिन चलिए अपने खास सेगमेंट को शुरू करते हैं। रिजल्ट एक्सपर्ट भसीन साहब ही आज के हमारे रिजल्ट एक्सपर्ट भी हैं। भसीन साहब शुरू करेंगे ई मुद्रा से और फटाफट आपसे हम चाहेंगे कि आप जवाब दें क्योंकि फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। ई मुद्रा स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, कैसी लग रही है कंपनी आपको और क्या करना चाहिए इसमें? नहीं, होल्ड करना चाहिए, डिक्लाइन पे खरीदिए। देखिए फिनटेक और जिस तरह से उनका प्रोडक्ट है कंपनी का, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और जैसे जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेशन होएगी, आई थिंक दीज टाइप ऑफ कंपनीज विल डू एक्सट्रीमली वेल। ये लो बेस से आ रहे हैं, आगे जाते हुए मुझे बहुत अच्छा इनका ग्रोथ दिखता है। होल्ड इफ यू हैव इट एंड बाय ऑन डिक्लाइंस। ठीक है, गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। कैनफिन होम्स, इसके भी स्ट्रॉन्ग नंबर से इंटरेस्ट इनकम में 21% की, एनआई में 25% की, मुनाफे में 26% की ग्रोथ है, प्रोविजन घटी है। कैनफिन होम्स भसीन साहब क्या करें इसमें? हाँ बिल्कुल ऐड करिए। देखिए कैनफिन होम को डबल बेनिफिट है। एक तो द प्रमोटर हैज गॉट लो कॉस्ट ऑफ फंड्स व्हिच इज पास्ड ऑन, और एज अ ग्रुप एंटिटी आई थिंक कैनफिन होम में जो नया मैनेजमेंट आया है वो बहुत कॉन्फिडेंस दे रहा है। इसमें हमेशा अटकली थी क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुआ, कुछ सीनियर ऑफिसर जो पीएनबी गए, बट आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड इंटरनल कैंडिडेट। और हमें देख रहे हैं कि होम फाइनेंस, मॉर्गेज में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पेरेंट, कॉस्ट ऑफ मनी इज लो। आई थिंक कैनफिन होम इज अ मस्ट बाय इन योर पोर्टफोलियो। ऐड करिए अगर है तो। मस्ट बाय इन पोर्टफोलियो। अगला शेयर वेसुवियस, स्ट्रॉन्ग नतीजे, रेवेन्यू में 24%, मुनाफे में 60% और मार्जिन करीब करीब इन्होंने इंप्रूव किया है। 5% का इंप्रूवमेंट मार्जिन में, बेहतरीन नंबर्स। वेसुवियस भसीन साहब कैसी लगती कंपनी आपको ये? बहुत बढ़िया। लेकिन अभिषेक जी क्या है, ये शेयर आई थिंक 5,000 बैगर है इन द लास्ट 10 इयर्स। और ये एक आपको दिख के पता लगता है कि कैसे अंडरलाइंग में जो जिसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रोक होल इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले में वेसुवियस हैज बीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। मुझे अभी भी लगता है ये शेयर यहां से 25% बढ़ सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए भसीन साहब बहुत शुक्रिया। थोड़े से नतीजे और थे लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा है। आपको शुक्रिया कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और आपकी जितने भी आपने बधाइयाँ भी दी, बिरला आप जुड़े गोल्डन टेम्पल से, बहुत शुक्रिया सर आपका आज समय देने के लिए हमको। ओपन मार्केट में कुछ ही समय रह गया है, इसके पहले कुछ एक काउंटर्स पे चर्चा कर लेते हैं जहां पे आज हम एक्शन देख सकते हैं। और वैशाली, एक बार आपसे M&M पे राय जानना चाहेंगे क्योंकि कल हमने देखा कि कंपनी ने एक नई गाड़ी लॉन्च की, XUV 3XO, और काफ़ी शानदार गाड़ी लॉन्च की है, काफ़ी कंपेटिटिव प्राइसिंग है और कुछ ऐसे फीचर्स भी दे रही है कंपनी जो कि इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों में फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो और महिंद्रा के लिए एनालिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके SUVs को और अच्छी तरीके से पुश कर सकता है। पर क्या आज स्टॉक में भी कोई पुश दिखेगा?
एक्चुअली महिंद्रा एंड महिंद्रा कल हमने देखा कि देयर वाज अ बिट ऑफ अ बाउंस बैक बट रेंज बाउंड मूवी है, सो आई वुड से 2000 के सपोर्ट के साथ एक नैरो रेंज फिलहाल बन रही है 2130 के लिए, सो आई वुड से यही रेंज में ये फिलहाल रहेगा ये स्टॉक। ठीक है, थोड़ा रेंज बाउंड ज़रूर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस 2130 तक जाने का दमखम रखता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर इस रेंज को ब्रेक करे तो फिर एक फ्रेश नज़रिया ज़रूर आते हुए देखेंगे हम। इसके अलावा आज फिर से हम एक बार अल्ट्राटेक में एक्शन देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने खरीदारी की राय तो बरकरार ही रखी है। लगभग सभी के जो टारगेट्स हैं 10,500 के ऊपर हैं। एक बार किरण, आज ट्रेंड के लिए कोई माफ़ कीजिएगा, अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए कोई लेवल्स आप हाईलाइट करेंगे? क्योंकि कल हमने नतीजों के बाद भी इस काउंटर को होल्ड करते हुए देखा। अच्छे नतीजे, उसके बाद ब्रोकरेजेस का भी एक थम्स अप। आज कौन से लेवल्स ध्यान में रखें? सो अल्ट्राटेक की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ हमने देखा था कि क्लस्टर मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस था जहाँ पे 100 डेज, 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज थी। उन तीनों एवरेज का हाईएस्ट लेवल जो था वो 9840 का लेवल था, जो उसने कल अच्छी तरह से वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है। साथ ही साथ अगर आप टोटल कल का वॉल्यूम देखें तो एवरेज 20 डेज वॉल्यूम के ऊपर हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बुलिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। नेक्स्ट जो हम रेजिस्टेंस या लेवल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10,300 तक का है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट पे हम बाय करेंगे। 9840 के नीचे का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 10,300 तक के टारगेट आप 3-4 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10,300 तक के टारगेट्स जो हैं आप इसमें एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। पर विनीत जी, एक बार आपसे पावर काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि कल अगर हम देखें तो सभी पावर से रिलेटेड काउंटर्स, मेजॉरिटी ऑफ देम, टाटा पावर, पीएफसी, आरएसी, इवन नतीजों के बाद इल्डा जैसा काउंटर भी जो कि पावर क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, उसमें भी हमने एक्शन देखा और कहीं ना कहीं कुछ बाइंग्स भी आ रही थी कई सारे पावर काउंटर्स में। क्या अभी फिर से एक जोश हम देख रहे हैं पावर काउंटर्स में? और साथ ही आपकी टॉप रिकमेंडेशंस कौन सी हैं? विनीत जी, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। मेरे टॉप पिक्स इस सेक्टर में पीएफसी एंड आरईसी है, क्योंकि इसमें डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है एंड देयर अ परफेक्ट प्ले ऑन द पावर सेक्टर, क्योंकि सारे फाइनेंसिंग करते हैं और सारे पावर प्रोजेक्ट्स की जो डेट टू इक्विटी रेशियो 3:1 टिपिकली रहती है। तो हमें लगता है कि ये जो फोकस प्लेयर्स है लो वैल्यूएशन में अवेलेबल है एंड हमें लगता है कि ये ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स काफी अच्छी बढ़त देंगे। और एक हमको पावर ग्रिड भी अच्छी लगती है, उसके साथ में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी बहुत ही बेहतरीन शेयर है। ये देखिए, आप जो पावर सेक्टर की जो इंडिया में जो पावर का बूम हो रहा है और जो गवर्नमेंट की फोकस रहेगी कि टू मैक्सिमाइज यू नो हाइब्रिड एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये आपको बहुत बड़ा एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और इसके चलते सारे कंपनीज के जो प्लान्स, काफी ग्रोथ प्लान्स काफी एग्रेसिव रहने वाले। तो हमें लगता है कि ये बर्स्ट ऑफ बाइंग कंटिन्यूसली आता रहेगा एंड एक एल स्टेप अप मैनर में सब स्टॉक्स बढ़ते रहेंगे। तो हमारा व्यू रहेगा कि ये आपका टॉपिक होना चाहिए सेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्टरल एलोकेशन, और इनमें जैसे मैंने आपको ये स्टॉक्स बताए, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। 3-4 शेयर मैंने निकाल रखे हैं। इस बीच मैं फटाफट से टेक्निकल एनालिस्ट पता कर लेता हूँ। विशाली, पहले आपके पास आ रहा हूँ। 2 शेयर आपको जल्दी से चेक करनी है। पहला है गैब्रियल इंडिया। ये टिपिकली एक ब्रेकआउट शेयर है, बढ़िया चल सकता है, अच्छा पैसा बना के दे सकता है। एक बार आप जरा चेक करेंगे गैब्रियल इंडिया। तो कल वॉल्यूम ही एक्सेप्शनली हाई है, ब्रेकआउट भी दे चुका है, तो आई थिंक कंटिन्यू होल्डिंग और एक डिप में भी अगर चांस मिले तो खरीदना चाहिए। आई थिंक नियर टर्म टारगेट रहेगा 400 100 प्लस तक के टारगेट है। बाय के स्टैंप लगाइए गैब्रियल इंडिया पे। विशाली पारिक ने बोल दिया कि इस पे आप बाय करके चलें। दूसरा है जेबीएम ऑटो। विशाली, ये भी जल्दी से आप ही चेक करना, जेबीएम ऑटो। हम भी ये ट्रैक कर रहे थे और इसमें भी वॉल्यूम अबव एवरेज है, सो नियर टर्म हॉर्डल अभी फिलहाल 2000 आई मीन 1950 के ऊपर है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 2050 2200 के टारगेट्स दिख सकते हैं।
अंग आपके पास आज आपने बैंक ऑफ इंडिया दिया, आई होप आपने इंडियन बैंक को भी चेक किया होगा। एक बार जरा इंडियन बैंक पे आपका व्यू पॉइंट, ये शेयर भी आपको ठीक लग रहा है? इंडियन बैंक भी दिखाना स्क्रीन पर। इंडियन बैंक की बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इसमें भी पॉजिटिव है, ब्रेकआउट देखने मिला है, तो हमें यहाँ से भी अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है। अराउंड टारगेट ऑफ 585 तक के जोन देखने मिल सकते हैं। 547 के एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। ठीक है, बाय का स्टैंप इस पे भी लगाओ और ये 580 तक के लिए जा सकता है। एक और बैंकिंग स्टॉक्स, ये कल जो डेज हाई पे जाके बंद हुआ था वो था एयू बैंक। कल सुमित मूलचंदानी ने भी इसको नोटिस करवाया था। बिल्कुल क्लोजिंग वाला चार्ट आप अगर दिखा सके, अब तो खैर नहीं आएगा, अगर दिखा पाए तो ठीक है, नहीं तो एयू बैंक ये दिखाइए 7 रुपये फिर से ऊपर खुल रहा है। किरण, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, ये और चलेगा क्या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो एक ड्रास्टिक फॉल के बाद कपर हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो डेफिनेटली जब तक ये 640 के ऊपर है हमें लॉन्ग करना चाहिए, कोई भी डिप में भी लॉन्ग कीजिए। 635 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस हम यहाँ पे 670 680 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगाइए चारों पे स्टैम्प बाय की। और ज़्यादातर शेयर्स जो हमने पता किए हैं ये सारे के सारे टिपिकली ब्रेकआउट हैं। आज के मार्केट के मोमेंटम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको ज़रूर दिखेंगे, इसलिए आप इन चारों शेयर्स को नोटिस करके रखिएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद वापस से जुड़ गए हैं, वो आपको बताएंगे नवरत्न शेयर। आइए शुरू करते हैं नवरत्न शेयर के बारे में जानना। शरद, गुड मॉर्निंग अगेन, बताइए जरा प्लीज़। गुड मॉर्निंग डिम्पी। तो हमारे नवरत्न शेयर्स में सबसे पहला स्टॉक रहने वाला टाटा केमिकल। यहाँ पे देखें तो चौथे तिमाही के नतीजे जो हैं कमज़ोर देखने मिले हैं और जो सोडा ऐश के जो दाम है वहाँ पे प्राइसिंग प्रेशर देखने मिले हैं और ये अक्रॉस जोग्राफीज़ देखने मिली है। भारत की भी अगर एबिटा की बात करें तो 7% का सिक्वेंशियल ड्रॉप भी देखने मिला है क्योंकि रियलाइजेशंस में प्रेशर आई है। दूसरा स्टॉक रहेगा वेसुवियस इंडिया। यहाँ पे जो है कंपनी ने शानदार नतीजे दिए हैं, सबसे ज़्यादा एबिटा की जो है Q4 नंबर्स में इनके नंबर्स देखने मिले और कंपनी की इंपॉर्टेंट कमेंट्री आई है। जो रेड सी में डिस्ट्रप्शन हुआ था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जो डिस्ट्रप्शन जो है अब नहीं देख मिला और जो फ्रेट रेट्स है अब वो नॉर्मलाइज हो गए हैं। ये कंपनी एक रिफ्रैक्टरी कंपनी होती है और रिफ्रैक्टरी कंपनियाँ बेसिकली एक टाइप से प्रॉक्सी प्ले होती है स्टील को लेके, तो इसके कारण जो है स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है और इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है इनके पेयर्स को भी देखने मिल सकता है, जैसे कि RHI मैग्नेसिटा और दूसरा है IFGL रिफ्रैक्टरीज। SBFC का भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर लाइकली 5.5% स्टेक की बिकवाली करेंगे 540 करोड़ में और डील 4.5% डिस्काउंट में हो सकता है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी आई है क्योंकि ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। M&M भी फोकस में रहेगा। उन्होंने XUV 3XO को लॉन्च किया है जो एक कॉम्पैक्ट SUV है। इसका जो दाम है 7.5 लाख से शुरू होता है। ये कम्पीट करने वाली है हुंडई की वेन्यू के साथ, मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सन के साथ। बुकिंग्स खुलेंगे मई 15 को और जो डिलीवरीज़ है वो मई 26 से स्टार्ट होंगी। पूना वाला फिनकॉर्प हमारा 5वां स्टॉक रहेगा। शानदार नतीजे देखने मिले और AUM भी जो है 25,000 करोड़ के ऊपर पार हुआ है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट भी कंपनी ने रजिस्टर किया है। हमारा 6वां स्टॉक रहेगा राइट्स। यहाँ पे कंपनी 928 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर आया है बांग्लादेश रेलवे से और ये जो है 200 ब्रॉड गॉज पैसेंजर कैरेजेस के ऊपर जो है ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर देखने मिला है। हमारा 7वां स्टॉक रहेगा कैनफिन होम्स। शानदार चौथे तिमाही के नतीजे देखने मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 26% भागा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आई है। 8वां स्टॉक रहेगा रोजारी बायोटेक। ये भी Q4 नंबर्स पे है लेकिन लार्जली याद रखिए कि नतीजे जो है कमज़ोर देखने मिले और एबिटा मार्जिन में भी 26 बेसिस पॉइंट्स का गिरावट आया है। हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर जो सेगमेंट रहेगा उस पे जो है फोकस रहने वाली और हमारा जो आखिरी स्टॉक है वो है आपका ब्लू स्टार। यहाँ पे जो है हमने चैनल चेक्स किया, पता चला जो अप्रैल के सेल्स आए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिले सेकेंडरी सेल्स और यहाँ पे लगभग नॉर्थ और वेस्टर्न मार्केट्स में लगभग 20 से लेकर 25% तक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ब्लू स्टार की जो है AC सेल्स भी ग्रोथ देखने मिली है। प्राइस डिस्काउंट हल्की सी ली गई है लगभग 1 से लेकर 2% तक, बट ओवरऑल जो है स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाइस पे है और एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम आज दिन के ट्रेड में दिखा सकती है। तो ये 9 स्टॉक्स हैं जो हमारे 9 के नवरत्न में है। ये सारे के सारे 9 शेयर आपको अपने फोकस में रखने हैं और हम उम्मीद नहीं, हमारा ये भरोसा भी होता है कि यहाँ पर एक्शन ज़रूर दिखता है। अगर आप रोज़ फॉलो करेंगे तो आपको एक तरह से पूरा कैप्सूल मिल जाएगा इन 9 शेयरों में। बाज़ार खुलने से पहले आपके लिए मौके की तलाश करके हम ये 9 शेयर लेकर आते हैं। तो 9 के नवरत्न। अब अपने एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। कुश बोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपके ट्रेड्स आज के कौन से हैं, कहाँ पर आपका कन्विक्शन है? जी अभिषेक, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग।
वेल देखिए, बहुत ही शानदार रैली हमें देखने मिली थी कल मार्केट्स में, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो जो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी की हम चर्चा करते आए हैं, हमें लग रहा है बहुत सक्सेसफुली वो यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। बट साथ ही ये भी रहेगा कि हमें प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलना चाहिए, बिकॉज मार्केट वो अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है कि एक अच्छे लेवल के बाद, एक अच्छे रन के बाद थोड़ा सा पुल बैक मार्केट में देखने मिल रहा है। तो जहाँ पे हमारा व्यू अभी भी मार्केट पे पॉजिटिव है, 22,800 and 50,000 on the Nifty and Bank Nifty respectively. बट कहीं हमें लग रहा है कि सपोर्ट जोन्स के पास मिले, विच इज 22,500 ऑन द निफ्टी एंड 48,800 ऑन द बैंक निफ्टी। तो खरीदे तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा। ये होगी इंडेक्स पे व्यू। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स हैं हमारे। पहला है आईओसी। यहाँ पे अच्छा सा कंसोलिडेशन चल रहा था काफी लंबे समय का। कल एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है, जो रेजिस्टेंस लेवल थे उसको भी पार किया है, और जो 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस चल रहा था उसको भी क्रॉस करके स्टॉक ने अच्छा जंप दिखाया है। तो हमें लग रहा है कि आईओसी में 181, 170, 180 और 183 के टारगेट के लिए एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। 174 के करीब स्टॉप लॉस रखें। दूसरा पिक है एचएफसीएल, कैश सेगमेंट से है। यहाँ भी हम एक स्टेडी अप ट्रेंड देख रहे हैं। हमें लग रहा है यहाँ पे जो एक रैली आई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, अब यहाँ पे रिकवरी बहुत स्टेडी है। शायद यहाँ से स्टॉक 101, 104 के लिए तैयार हो रहा है। पोजिशनली होल्ड करेंगे तो 110 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। 95 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये दो शेयर आपके लिए HFCL भी आपके रडार पर रहना चाहिए, 101 और 104 के टारगेट के लिए, और IOC 181, 183 के टारगेट यहाँ पर बनेंगे। ये दो शेयर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हम देखने की उत्साह है भी, क्योंकि क्रूड के दाम में थोड़ी सी नरमी आई है और प्राइस कट वगैरह लेने के लेकर जो एक आशंकाएं थी वो कहीं ना कहीं अब छट गई हैं। अब उसको लेकर टेंशन नहीं है, तो ये ट्रिगर भी कर रहा है इन स्टॉक्स को। रेलवे वाले में राइट्स को बड़ा ऑर्डर मिला था किरण जी, 928 करोड़ का, और 650 रुपये के भाव से राइट्स में हम लगातार अच्छी तेज़ी देख भी रहे हैं। हालांकि उसका 52 वीक हाई 800 रुपये के बीच में है कहीं। आप ये बताइए कि राइट्स आपको कैसा लग रहा है? शुरुआत तो आज तेज़ी पर होगी, लेकिन क्या इसका चार्ट इतना अच्छा है कि इस गैप अप के बाद भी खरीद सकते हैं इसको? सो राइट्स की अगर हम बात करें, जिस तरह का डेली चार्ट हम देखने को मिल रहा है, नीचे में कहीं ना कहीं जिस तरह से रिकवरी आई है, प्राइसिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर से, साथ ही साथ आप देखोगे तो 20 एंड 50 डेज मूविंग एवरेज का क्लस्टर रेजिस्टेंस था, जिसको आज ये गैप अप के साथ क्रॉस कर रहा है। तो 725 730 तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं कि करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो डेफिनेटली 705 से लेकर 690 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए। 690 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 730 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 690 का स्टॉप लॉस, 730 तक के टारगेट राइट्स के लिए। प्री ओपन के जो लेवल्स हैं वो सेटल हो गए हैं, और निफ्टी कल की बड़ी तेज़ी के बावजूद आज फिर से मोमेंटम दिखा रहा है। हालांकि गैप छोटा सा ही है, 35-36 अंक ऊपर निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 49,477 आज फिर से कह सकते हैं कि ये नए रिकॉर्ड की तरफ फिर से बढ़ रहा है। कल तो नया रिकॉर्ड बनाया, क्लोजिंग बेसिस पे कल नया हाई बनाया था, लेकिन ये भी नया रिकॉर्ड ही होगा, इसको हम चेक कर लेंगे। डिम्पी, लेवल सेटल हो गए हैं, हल्की हल्की तेज़ी पर, उतने बड़े गैप पर नहीं है। करना क्या चाहिए शुरुआत होने पर? थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी चले हुए हैं और आज सेकंड राउंड के ग्लोबल मार्केट्स को आप पॉजिटिवली बनवा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा देर रुक जाइएगा। और वैसे भी पॉइंट्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप नहीं है। निफ्टी कल 1200 पॉइंट चला, आज 50 पॉइंट ऊपर खोल भी रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, बैंक निफ्टी अगर आप देखें 36 पॉइंट ही ऊपर खुल रहा है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, जिनके पास भी पोजीशन है वो तो ट्रेल करें, वो तो 550 का स्टॉप लॉस डाल दें। नया पोजीशन वालों का रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा ठीक नहीं है, और बैंक निफ्टी का थोड़ा फटीक लेवल है 1.5 का। मैं ऑलरेडी आपको पीसीआर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये शॉर्ट तो नहीं करवाएगा, बट ये ज़रा चलने भी नहीं देगा आपको, तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा आज क्लियरली वॉच कीजिएगा। और मेरे को लग रहा है आज का दिन ना ऑप्शंस राइटर्स के लिए बहुत बढ़िया दिन रहेगा। आज प्रीमियम मीटिंग अच्छी होगी दोनों के दोनों कॉल्स के, और क्योंकि कॉल्स के प्रीमियम कल हाई बने थे, तो कॉल्स और पुट्स दोनों के प्रीमियम ईट्स किए जाएंगे, तो आज ऑप्शन राइटर्स का दिन हो सकता है। तो फिलहाल दोनों ही इंडाइसिस का मोटा मोटी व्यू पॉइंट यही है कि नए वालों को फिलहाल अभी कुछ बड़ा सौदे के साथ नहीं आना है। आगे बढ़ जाएं, अब जरा आ जाते हैं निफ्टी पे और उसके और कंपोनेंट पे जो आज बढ़ने वाले शेयर्स हैं। जरा पहले वो स्क्रीन पे दिखाइए, आज कौन कौन से बढ़ने वाले शेयर्स आपको दिखेंगे। पहले लिस्ट में आएगा अल्ट्राटेक सीमेंट। जैसे मैंने आपको कल भी कहा था, इसके क्लोजिंग में जो नंबर्स आए थे, नंबर्स काफ़ी शानदार थे। कल तो डेज हाई पे बंद हुआ, आज गैप भी कर रहा है। आप
ब्रेकिंग अल्ट्रा सीमेंट 2% ऊपर है 195 का। यही वजह थी आज सुबह डालमिया वगैरह इस सुबह सारे सीमेंट कंपनीज चेक कर रहा था। एक और करेक्शन कर दूं, मैंने जब विशाली के आपको कॉल्स बता रहा था उसमें डालमिया भारत शुगर की कंपनी है वो जो उन्होंने आज के ट्रेड पे दिए हैं। मैंने एक सीमेंट कंपनी समझ के यानी कि डालमिया भारत समझ के सीमेंट के बारे में बोल दिया था, तो इसलिए करेक्शन है। उनकी तरफ से शुगर कंपनीज हैं, तो बलरामपुर और कल डालमिया भारत शुगर कल अच्छे बंधु है, आज उनकी कॉल वही शुगर कंपनी है। ये जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। खैर अब मैं वापस से सीमेंट कंपनीज पर आता हूँ। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साथ ग्रासिम भी आज 0.5% ऊपर है। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे भी नोटिस ध्यान रखना चाहिए। BPCL आज 0.5% गैप पे खुल रहा है। विशाली की आज कॉल एक IOC भी है। इसके अलावा JSW स्टील, मारुति, ये कुछ एक और शेयर है जो बढ़कर खुल रहे हैं। ग्रासिम आज जब खुलेगा तो वो साल का हाई बनाने के साथ ही खुलेगा, ये करीब 0.5% के आसपास का है। मैं कुछ एक और शेयर्स भी आपको नोटिस कराता हूँ जो नेक्स्ट 50 के अंदर आते हैं। उसमें ट्रेंड है, नंबर्स के बाद ये शेयर ऊपर खुल रहा है 3%। इसके अलावा मैकडॉवल्स करीब 1%, यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स करीब 1%, PFC खुलेगा करीब 1%। जो शेयर कमज़ोर खुल रहे हैं वो खुल रहे हैं हेवल्स, ये कमज़ोर खुलेगा। डीमार्ट कमज़ोर खुलेगा। SCL टेक सेकेंड डे है जब कमज़ोर खुलेगा। जो शेयर आज खुलेंगे और साल का हाई टेस्ट करेंगे इसी 100 वाली कैटेगरी में, उस शेयर में होगा एक तो टाटा पावर, दूसरा होगा वेदांता, तीसरा होगा जिंदल स्टील। ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आपको टॉप 100 काउंटर्स में से आज आपको शुरुआत में ही ओपनिंग में ही ठीक खुलते हुए दिखेंगे। 50-60 सेकंड के बाद बाजार ओपन हो जाएगा। आज मार्केट में ओपनिंग में कुछ करने के लिए नहीं है कुछ खास, एक बार वेट कीजिएगा। जिनके पास पोजीशंस है उनको तो ज़रूर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए और नए वालों को थोड़ा रुक के काम करना चाहिए। एक और चीज़, अगर मैं मिड निफ्टी के 500 वाली कैटेगरी भी चेक करूँ ना, तो वहाँ पर आप देखेंगे केईस इंटरनेशनल, पूना वाला फिनकॉर्प, ये कुछ एक शेयर्स हैं। मैं ना आपको मेहमानों के ट्रेड भी बता देता हूँ जो आज के मेहमानों उन्होंने आपको ट्रेड दिए हैं। पहले एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाना किरण जानी के ट्रेड। LIC हाउसिंग, जल्दी फायर करते जाओ। LIC हाउसिंग, GSFC, इन दोनों के अंदर आज किस तरह की ओपनिंग हो रही है। दिवांग के जो ट्रेड होंगे वो NTPC हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, ये वो शेयर्स होंगे। विशाली का IOC है और डालमिया भारत शुगर है। जो 4 शेयर हमने ब्रेकआउट्स के लिए ढूंढे थे वो आपकी स्क्रीन पर बता देते हैं। JBM ऑटो, AU बैंक, इंडियन बैंक और गैब्रियल इंडिया। ठीक है, अब तो खैर मार्केट की ओपनिंग ही तैयारी कर लेते हैं। अब ज़रा मत दिखाइए शेयर्स। एडवांस डिक्लाइन कम से कम होनी चाहिए 1200 शेयरों की, देखते कितनी मिलती है। 1340-80 शेयर हमको मिले हैं और 24 पॉइंट ही ऊपर है इस समय। निफ्टी, बैंक निफ्टी सिर्फ 26 पॉइंट ऊपर है और आज शुरुआत में सिर्फ ओपनिंग ठीक हुई। उसके बाद देखिए धीरे करके आपको प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं फिर से बोलूँगा, मैं ना ही प्रॉफिट बुकिंग करने के मोड में हूँ ना ही कुछ है, लेकिन करें क्या सर, बाज़ार का जो चीज़ें बता रही हैं वही हम आपके सामने नोटिस रख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में आज का दिन ट्रेड करने का नहीं। अब थोड़ा शांति पकड़ लो, थोड़ा नीचे आ जाए, थोड़ा सेटल हो जाए वापस से, फिर चलेगा ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाने का है। 27 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। अभी एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आपको मूड खराब नहीं करना चाहिए, शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ये सोचते हुए कि नहीं सब कुछ खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाजार के अंदर जो चीज़ दिख रही है वो आपको खुद सब कुछ रिफ्लेक्ट करके आ रही है। 5 बड़े शेयर्स दिखाइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखा दिया आपने हर निशान में, HDFC, तीसरा शेयर है TCS, चौथा है इन्फोसिस और 5वां है HUL। ये 5 शेयर जरा दिखाइए स्क्रीन पर। इन सब में क्या हो रहा है आपको थोड़ा से आइडिया लग जाएगा। आज थोड़ा मिक्स्ड है। कल जब मैंने 5 शेयर आपको दिखाए थे, 5 शेयर हर निशान में थे और बढ़कर कामकाज कर रहे थे। एक बार स्क्रीन पर जरा ऑटो की कंपनीज भी दिखाना, M&M दिखाओ एक बार, आप जरा साथ में दिखाओ टाटा मोटर्स, मारुति, ये 3-4 बड़े शेयर्स दिखाओ जिनकी वेटेज है वो मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं। रही बात इंडिया विक्स की, जो सामने भी आपकी स्क्रीन पर देखा, वो 2-2.5% ऊपर है। कल तक का जो विक्स बढ़ा वो सब कुछ हमारे हाथ का था, अब जो विक्स बढ़ेगा वो फियर भी लेके आएगा। ठीक है, ज़्यादातर ऑटो कंपनीज आज तेज़ लग रही है। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प भी दिखाना, बजाज ऑटो भी दिखाओ एक बार और टाटा मोटर्स भी दिखाओ। ज़्यादातर शेयर्स में आपको बढ़त दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन बेहतर है, अभी भी 1500-1550 शेयर्स आपको बढ़कर दिखते हुए दिख रहे होंगे। नीचे आप देख पा रहे होंगे हमने एक फ्लैश चलाया कि मिड कैप इंडेक्स जो है अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। स्मॉल कैप और मिड कैप के इंडेक्सेस भी परसेंटेज में करीब आधे % ऊपर है। एक ब्लॉक भी लग गया है SBFC के अंदर, आप देखेंगे एक ब्लॉक लगना ही था, वो ब्लॉक लगा है। आप अपनी स्क्रीन पर नीचे वो शेयर्स भी देख पाएंगे थोड़ी देर के अंदर ही। इसके अलावा दो चार चीज़ें और बताने की है, मैं ज़रा वो आपको नोटिस कराता हूँ। निफ्टी 50 के अलावा 100 वाले शेयर्स के अंदर ही एक बार आप ज़रा दिखाएं REC को भी। REC भी आज अच्छा खुला है, बढ़िया। M&M तो ऑलरेडी मैंने आपको नोटिस करा दिया। IOC, BPCL भी आपको मैंने नोटिस कराया, ये शुरुआत में बढ़िया खुला है। जिन शेयर्स के साथ न्यूज़ है
वो आपको नीचे भी डला हुआ दिख जाएंगे। उनके परसेंटेज गेन, परसेंटेज लूज दोनों आपको वो नीचे भी दिख जाएगा। तो बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड्स तौर पर आज खुलते ही आपको दिखा होगा। खैर, हीट मैप एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए। हीट मैप, और हीट मैप के साथ ही हम आपको टोटल स्क्रीन दिखा देते हैं बाजार की, और क्या फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये हीट मैप है टेक महिंद्रा को छोड़कर। कल ये चल रहा था, आज नहीं है, ठीक। इसको छोड़कर ज़्यादातर शेयर आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं हरे निशान में है। परसेंटेज गेन के हिसाब से M&M 2% ऊपर है, बाद में फिर आयशर आता है, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, ये सब आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आज ऑटो का दबदबा आपको हीट मैप में ही दिख रहा होगा, इसके अलावा और कहाँ जाएंगे, ठीक जी। इसके अलावा कुछ फाइनेंस वाली कंपनियाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, बस ये कुछ पॉकेट हैं जो ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड अच्छे से हुई हुई हैं, वो हम आपकी स्क्रीन पर रख रहे हैं। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर क्या हो रहा है एक बार आपको बता देंगे सृष्टि, फिर ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे भी बाहर देखने को मिल रही है, और कई सारे काउंटर्स हैं जहाँ पे हम एक्शन देख रहे हैं। शुरुआत करते हैं वेसिविस इंडिया से। दमदार नतीजों के बाद आप देखिए 14% का उछाल आपको ये काउंटर दिखा रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम बात कर रहे थे, वो भी आपको लगभग 10% ऊपर दिखेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं कंपनी के। इसके अलावा कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे लगभग 8% की तेज़ी है। अगर आप लार्ज कैप स्पेस में ट्रेंड की बात करें तो वो भी लगभग 5% की तेज़ी दिखा रहा है। और शक्ति पंप्स, कल भी हमने इसको हाईलाइट किया था, एक मल्टी बैगर ज़रूर साबित हुआ है। कल भी 5% का सर्किट था, आज भी 5% की तेज़ी दिखा रहा है। जेन टेक्नोलॉजीज नतीजों के बाद यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी है, 5% के अपर सर्किट पे। साथ ही कुछ गिरने वाले शेयर्स पे भी नज़र डाल लेते हैं तो वहाँ पे आज पटेल इंजीनियरिंग में प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर है, लगभग 7.5% की यहाँ पे गिरावट है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स आज थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर हो रहा है। इसके अलावा स्पार्क में लगातार हम एक कमज़ोरी आते हुए देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स और आपके सामने रखे तो रोजारी बायोटेक कमज़ोर नतीजों के बाद यहाँ पे 3% की गिरावट है। टाटा केमिकल्स के भी जो नतीजे कमज़ोर थे उसके चलते यहाँ पे भी हम 3% की गिरावट देख रहे हैं। पर इसके अलावा केईसी इंटरनेशनल, थर्मैक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि आज अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे एक्सपर्ट ने भी हाईलाइट किया था इंडिया बुल रियल एस्टेट, विनीत जी की टॉप रिकमेंडेशन थी, वहाँ पे भी आज हम देखें तो लगभग 3% की तेज़ी है। तो कई सारे नतीजों का रिएक्शन, साथ ही खबरों के चलते कई सारा एक्शन हम देख रहे हैं मिड और स्मॉल कैप खेमे से भी। अभिषेक, तो मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों के दोनों रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। एक हाईलाइट ये है कि निफ्टी में एक भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर आधे % की भी गिरावट है। सबसे ज़्यादा कमजोरी जो है टेक महिंद्रा में है, 0.4% के आसपास की। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो तेज़ी के पक्ष में है, 450 शेयर हैं कमजोरी वाले, और उसके मुकाबले करीब करीब 1550, तो 1:4 का रेशियो है। हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले करीब 4 बढ़ने वाले शेयर बाजार में इस वक्त दिखेंगे। M&M लीड कर रहा है, जो नई उनकी गाड़ी लॉन्च हुई है, नई SUV, और ट्रेंड है F&O का टॉप गेनर 7% के आसपास की तेजी के साथ। तो बाजार का मूड ठीक है। निफ्टी बैंक जरूर लाल निशान में आ गया है, क्योंकि नया रिकॉर्ड आज वैसे निफ्टी बैंक ने बनाया है, लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद हल्की सी ये प्रॉफिट टेकिंग ऊपरी स्तरों से। देखते हैं कि आगे चाल क्या होती है। फिलहाल लाल निशान में दिख रहा है, और निफ्टी है 33-34 अंकों की हल्की तेजी के साथ 22,676 के आसपास कारोबार करता हुआ। मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पर मोमेंटम भरपूर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर ट्रेड कर रहे हैं। अब अपने एक्सपर्ट्स ये समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग ट्रेड में मौके कहां पर बनेंगे। शुरू करेंगे ये बेहद खास सेगमेंट आपकी कमाई के लिए। कुछ शुरुआत आपसे ही करेंगे ओपनिंग ट्रेड की। बताइए क्या स्पॉट किया है आपने, क्या करेंगे? लॉन्ग हैं आप कौन से शेयर पर? तो अभिषेक लॉन्ग ही है यहाँ पे। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, PGEL, ये स्टॉक हमारे रेडार पे है। एक अच्छा खासा यहाँ पे जंप हमें देखने मिल रहा है। 2075 के लेवल के आसपास इसका जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न होगा नियर टर्म का, वो एक कंप्लीट होकर ब्रेकआउट आएगा तो स्लाइटली प्रीएम्प्टिव है। बट जिस तरीके का मोमेंटम और वॉल्यूम एक्शन हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे ये लेवल क्रॉस होके स्टॉक वेरी इजीली 2125 के लेवल्स के लिए रेडी है। वो क्रॉस होते ही 2200 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा करीब 1990 के पास। तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसको अपने रेडार पे रखें। ठीक है, 1990 के स्टॉप लॉस के साथ PG इलेक्ट्रोप्लास्ट को खरीदने की सलाह है। 2.25% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। संतोष, आपके शेयर कौन से हैं? गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड करेंगे अभी?
या अभिषेक गुड मॉर्निंग। सो मेरा वैसे मॉर्निंग के ट्रेड्स की बात करूँ तो मेरा हिंद कॉपर पे नजर रहेगी, बिकॉज हिंद कॉपर ओवर द नाइट कॉपर के प्राइसेस में एक तेजी देखने को मिली है, स्टॉक कंसोलिडेट करके फिर से तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे 410 रुपए के टारगेट रहेंगे, आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो 390 के स्टॉप लॉस से। अभी ओपनिंग के कॉल की बात करूँ तो मुझे एमएनएम अच्छा लग रहा है, एमएनएम में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ पर एक फ्लैग फॉर्मेशन बनते नजर आ रहा है, वो भी 20 डे मूविंग एवरेज पे। तो यहाँ पे नजर रखें, यहाँ पर आपको 2250 तक के 2150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना है 2090 का। इसके अलावा एक स्टॉक और मैं शेयर करना चाहूंगा, मुथूट फाइनेंस। मुझे लगता है इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, यहाँ भी एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको 1770 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, यहाँ 1680 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, हिंद कॉपर मोमेंटम वहाँ पर भी है, हल्की सी तेजी हालांकि है, और हिंद कॉपर के अलावा मुथूट फाइनेंस को खरीदने की सलाह है। दोनों शेयरों में हल्की हल्की तेजी है, लेकिन यहाँ से आपके लिए मौके आगे बनते हुए दिखाई देंगे ये दो शेयर। इसके अलावा चलिए अब चलते हैं किरण जी के पास। किरण जी, आपके शेयर कौन से हैं, आप कहाँ पर बुलिश हैं? सो दो जो सेक्टर है हमें अच्छे लग रहे हैं। पहला सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर में हमें जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो हीरो मोटोकॉर्प है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी, और इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं हीरो मोटोकॉर्प में इंट्राडे एज वेल एज एक दो दिन के नजरिए से लॉन्ग करना चाहिए। 45 40 30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। 4500 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऊपर में 4600 तक जाने की गुंजाइश हीरो मोटोकॉर्प में है। दूसरा आईटी सेक्टर में हमें विप्रो अच्छा लग रहा है। विप्रो में एक स्टीप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे भी आप देखोगे तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक रेंज बनी हुई है, वो रेंज के लोअर बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है, और वहाँ पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। तो 460 465 के बीच में आप लॉन्ग कीजिए, 455 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है वापस ये स्टॉक ऊपर में 480 तक की रैली आपको दिखा सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प एंड विप्रो ओपनिंग ट्रेड्स में हमें अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प और विप्रो ये दो शेयर आपके लिए ओपनिंग ट्रेड के लिए किरण जी ने सुझाए हैं। यहाँ पर आप ट्रेड बना के चलिए। एक शेयर जिस पर कुछ आपसे व्यू जानना चाहेंगे, BHEL जरा चेक करेंगे। 285 रुपये के आसपास के भाव, और मोमेंटम वहाँ पर भी अच्छे से बिल्डअप है। आप बताएंगे BHEL में क्या करना चाहिए? जस्ट कोइंसिडेंस अभिषेक की आपने मेंशन किया, और मैं बस कुछ सेकंड पहले यही स्टॉक चेक कर रहा था। देखिए यहाँ पे बहुत ही शानदार सेटअप है। अगर आप देखें तो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे कहीं भी स्टॉक रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो उन्हें तो बिल्कुल राइड करना चाहिए। बट जिस तरीके के सेटअप हम अभी देख रहे हैं, हमें लग रहा है यहाँ पे 300 के लेवल्स के लिए नई पोजीशन कोई चाहे तो भी ले सकते हैं। पोजिशनल टारगेट है, बट आई थिंक 300 इज अ वेरी सेफ लेवल ऑन दिस स्टॉक, जो हो सकता है आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल जाए। फिलहाल कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेशन, बट मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप यहाँ पे बहुत पॉजिटिव। 300 का पोजिशनल टारगेट, स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे आप करीब 270 के पास लेके चले। पहले एक रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था जो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। ओवरऑल सेटअप मुझे BHEL में काफी पॉजिटिव लग रहा है। कुछ और स्टॉक्स भी हैं मार्केट के अंदर जहाँ पर आज शुरुआत में थोड़ा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। ऑटोज़ के साथ साथ ऑटो एंसिलरीज भी दिखाता हूँ आपको। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ दिखाई एक बार, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इस पर वॉल्यूम के साथ नहीं चल रहा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ एक बार जरा दिखाएं, BKT, क्या इसमें कोई ट्रेड बनता है क्या? कुछ एक बार जरा आप ही चेक करना। जी हाँ डिम्पी, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। जी हाँ, देखिए ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिलहाल एक मोमेंटम अपसाइड का है, बट तुरंत अगर मैं चेक करूं तो रेजिस्टेंस जोन के करीब है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो तो बिल्कुल होल्ड करके चलें, बट नई पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करें। 2450 2475 का जो जोन है ये एक बार क्रॉस होगा, तब यहाँ से हो सकता है कि नया मोमेंटम आए। अप अंटिल देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टॉक यहाँ पे रेजिस्ट करके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, थोड़ा सा साइडवेज हो जाए। तो नई पोजीशन के लिए थोड़ा वेट करें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं। कुछ अनवाइंडिंग के शेयर्स भी मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, या फिर शॉर्टिंग कैंडिडेट भी। ज़रूरी नहीं है कि सभी तेज़ी के ही शेयर आप चेक करें। मैं कुछ जरा मंदी के शेयर्स चेक करूँ तो वहाँ पे एक PI इंडस्ट्रीज़ ज़रा दिखा सकते हैं आप। PI इंडस्ट्रीज़ शुरुआत में डाटा धीरे धीरे शॉर्टिंग का बन रहा है इसका। PI इंडस्ट्रीज़ फायर कीजिएगा एक बार। किरण एक बार ज़रा आप देखेंगे, PI इंडस्ट्रीज़, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया वाला, यस, ये 8 रुपये अभी नीचे दिख रहा है। ये एक बार जरा इसको चेक करेंगे किरण जी आप। तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था 3800 के आसपास।
उसके बाद स्टॉक ऊपर में चला जा रहा है, लेकिन वहां से कंटिन्यूअसली फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 3700 के स्टॉप लॉस के साथ। नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अगर ऊपर में 3800 क्रॉस करता है तो ही हम नई खरीदारी के लिए सजेशन दे रहे हैं। अदरवाइज तो जिनके पास है वो 3700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, क्योंकि अगर 3700 ब्रेक करेगा तो चांसेस है ये अपने 200 डेज मूविंग एवरेज जो 3500 तक है वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ नई खरीदारी के लिए तो हम सजेशन नहीं दे रहे। जिनके पास है 3700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। होगा अंशुल जैन हमारे साथ ओपनिंग में जुड़े थे। हमने एक शेयर डिस्कस किया था 20 सॉफ्ट, बाद में वो क्लोजिंग में जब तक उन्होंने क्लोजिंग में हमको एसटीबीटी दिया था, अगर आपको कल का याद होगा तो इकलौता एसटीबीटी था जो कल हमको मिला था वो था 20 सॉफ्ट। अंशुल जैन ने आपको दिया होगा। एक बार जरा 20 सॉफ्ट दिखाना, जिसको हम बिरला सॉफ्ट बोलते हैं, उसका कोड है 20 सॉफ्ट, ठीक, वो आप लिखेंगे तो आएगा आपके पास। 2% वो शेयर नीचे है, डेज लो पे इस समय आके वो कामकाज कर रहा है। एक बार और पता कर लेते हैं कुछ से कुछ और कितना वीक हो सकता है ये कल का हमारा आइडेंटिफिकेशन था कि ये वीक होने जा रहा है। इसमें हेड एंड शोल्डर्स का नेकलाइन ब्रेकडाउन दिख रहा था। और भी देखिए यहाँ पे जो इसका नियर टर्म और मीडियम टर्म सपोर्ट जोन है वो 645 से 650 की रेंज में बैठता है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक बहुत ही इमिनेंट सा लेवल है जो स्टॉक में एज ए सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकता है। बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 625 का अगला लेवल होगा। तो जो दो लेवल में वॉच कर रहा हूँ वो है 645 एंड देन 625। जिनकी शॉर्ट पोजीशन रही हो कल अंशुल का कॉल सुन के, देन मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल बने रहें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है आप चाहें तो 675 पे अभी प्लेस कर सकते हैं, बट ट्रेंड बिल्कुल वीक है और 200 डे मूविंग एवरेज जो है करीब 625 के पास, उसको भी स्टॉक अप्रोच कर रहा है। एक दो शेयर मैं आपको जरा और चेक कराता हूँ जो टिपिकली कैश के स्टॉक्स हैं। संतोष मीना होंगे हमारे साथ। संतोष सर अगर आप हैं तो एक बार ज़रा एक शेयर मैं आपसे पता करता हूँ। कैश तो खैर नहीं बोलूँगा मैं उसको। हिंदुस्तान जिंक एक बार ज़रा लेके आना। हिंदुस्तान जिंक को 3% करीब करीब शेयर ऊपर होना चाहिए। एक जस्ट डायल भी दिखाना, दोनों दिखाओ, जस्ट डायल भी दिखाओ, हिंदुस्तान जिंक भी दिखाओ। दोनों में परसेंटेज करीब की 2-2% की होगी। संतोष सर दोनों के चार्ट एक साथ आप चेक कर सकते हो। ये मैं जानता हूँ दोनों अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों का बिजनेस अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन दोनों में ही मेरे को कोर स्ट्रेंथ दिख रही है। मैं एक ही ले सकता हूँ क्योंकि मेरे को अपना पोर्टफोलियो को छोटा रखना है। हाँ, यस जिम्पी, आपने एक चीज कही कि दोनों स्टॉक अपनी अलग अलग इंडस्ट्री में, लेकिन आप एक चीज सेम है कि दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है। दोनों में एक बड़ी तेजी के बाद कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट आया, एक फ्लैग एंड फॉल फॉर्मेशन बना हुआ है। तो मुझे लगता है मोमेंटम दोनों में ही जारी रहेगा। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो एक आपको 450 पे एक इमीडिएट हर्डल है, बट मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से तेजी है स्टॉक आने वाले समय में 500 रुपए के लेवल दिखा सकता है। जस्ट डायल के नतीजे अच्छे आने के बाद लग रहा है कि तेजी जारी रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे इसमें भी 1130 के आसपास एक हर्डल जरूर है, लेकिन वो क्रॉस होता है तो और तेजी बनेगी। बट फिर भी मैं मेटल स्पेस पे ज्यादा बुलिश हूँ, तो दोनों में से एक प्रेफर करना है तो मैं हिंद जिंक को प्रेफर करूंगा। एक और शेयर मेरे को इसी कैटेगरी में पता करना है। चोला फाइनेंस एक बार दिखाए। चोला के बारे में जब जब मैंने कुछ से पता किया तो कुछ की काफ़ी अच्छा ट्रेड उस पर निकल के आता है और वो हिट भी होता है कुछ। खैर आप तो खैर इस चीज़ के गवाह भी हैं। कई बार हमारी चोला फाइनेंस से चोला इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बातचीत होती है, ठीक है। आप ना एक बार ज़रा यही शेयर वापस से चेक करो और दोनों ही चेक कर लो। चोला के दोनों कंपनीज़ हैं, हाँ, चोला फाइनेंशियल जो 1100 वाली है और दूसरी चोला करके भी कंपनी है। चोला फाइनेंशियल पहले चेक करो, 1124 रुपये वाला जो शेयर है 2.5% ऊपर। अरे रेडार पे रहा है। एक शार्प फॉल आया था जब सारे ही फाइनेंशियल स्टॉक्स में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा था। यहाँ रिकवरी अच्छी हुई है, बट मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो है बने रह सकता है अप अंटिल स्लाइटली हायर लेवल्स। तो अगर कोई नियर टर्म के हिसाब से चाहे तो इस मोमेंटम को राइड करने के लिए ट्रेड ले सकते हैं, बट पोजिशनल बेट यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करें। अब जो ये करंट मोमेंटम है ये स्टॉक को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 1195 का पहला लेवल होगा और 1225 का दूसरा लेवल होगा। यहाँ तक स्टॉक जाने का बिल्कुल इस करंट मोमेंटम में दमखम रखता है। और 1140 1150 के जो जोन्स हैं, 1150 हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, इस लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो चोला फिन ये लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक चोला मंडलम होल्डिंग्स की बात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन चल रहा है, बायस पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट डबल टॉप का एक फॉर्मेशन बना था, हो सकता है आने वाले समय में वो शायद नेगेट हो जाए। तो यहाँ पे हमें अपसाइड जो लग रहा है, पहला लेवल है यहाँ पे 1160 का, एंड वंस दैट इज टेकन आउट 1180 आल्सो कैन एक्ट एज योर टारगेट।
और ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 1100 के जस्ट नीचे अपना सपोर्ट जोन लेके चले तो करीब 1095 के आसपास एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ओके, तो चोला इन्वेस्टमेंट अब इस बीच देखें तो लीड करते हुए दिख रहे हैं सभी ऑटो काउंटर्स। आप देख लीजिए M&M, यहाँ पे जैसा कि हम बता रहे थे कि ऐसी गाड़ी कंपनी ने लॉन्च की है जो कि ऐसे फीचर्स दिए हैं इस गाड़ी में जो कि बाकी अन्य सेगमेंट्स की गाड़ियों में फ़िलहाल नहीं है। काफ़ी कंपेटिटिव प्राइसिंग है और उम्मीद है कि इसको डिमांड भी अच्छी मिले। देखिए M&M का स्टॉक लगभग 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। और यही नहीं, बाकी ऑटो एंसिलरी क्षेत्र के काउंटर्स जैसे खास तौर से टायर काउंटर्स में भी एक अच्छा जोश है। एक एक करके इन पे राय जानते हैं। संतोष, M&M के लिए अब क्या लेवल सामने आ रहे हैं? 0.25% की फिलहाल यहाँ पे तेज़ी है। यस सृष्टि, मेरा ओपनिंग ट्रेड M&M ही था और रीजन था प्लेटफॉर्म चार्ट फॉर्मेशन तो अच्छा था और उसकी जो लॉन्च हुई है बहुत ही शानदार गाड़ी लॉन्च की है इस कम प्राइस में। मुझे लगता है ये इसके लिए काफी बड़ा टेलमेंट होगा। स्टॉक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मोमेंटम है, आने वाले समय में आपको 2300 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। आज का जो टारगेट आ रहा है 12 रुपए का आ रहा है, तो इस तेजी को राइड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। स्टॉप लॉस अब आपका 2100 पे आप शिफ्ट कर सकते हो। और आप टायर स्टॉक्स की बात करें तो बालकृष्ण इंडस्ट्री का चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहा है। 2460 पे इसको 200 दिन का मूविंग एवरेज है। 2460 जैसे ही क्रॉस करता है, इस वक्त में जो टारगेट आ रहा है 2600 रुपए तक की तेजी बन सकती है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री पे नजर रखिए, बड़ी तेजी के लिए तैयार है। इंडस्ट्रीज एक बड़ी तेजी के लिए तैयार है और हमने देखा था कि पिछली बार जब नतीजे भी आए थे थोड़ा सा पिटा जरूर था काउंटर, पर उसके बाद कहीं ना कहीं इसने अपने 2200 से 2400 के रेंज को होल्ड किया था और अब उस फेज से शायद अब ये बाहर निकल रहा है। पर एक और काउंटर संतोष आपसे जानना चाहेंगे, वो है अपोलो टायर्स। अब देखिए टायर इंडस्ट्री में जो आज हम तेजी देख रहे हैं उसके पीछे की एक वजह भी बता दें कि 1 मई से कई सारे टायर काउंटर्स हैं MRF को छोड़ के। आप देखें सीएट, अपोलो टायर्स, फिर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सभी जो हैं प्राइस हाइक ले रहे हैं 1 से 3% की रेंज में। हमने देखा था कि कुछ महीनों पहले कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टायर प्राइसेस कम किए थे क्योंकि डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर उसको ना ही कंपनीज ने रिवर्स कर लिया है, जो प्राइस कट किए थे उसको वापस ले लिया है, पर अब वो दाम बढ़ा भी रही है और कई समय बाद हम देख रहे हैं कि टायर के दाम भी बढ़ रहे हैं और साथ ही आप देखिए डिमांड भी मजबूत है। हम अभी कल ही देखेंगे कि ऑटो बिक्री के भी आंकड़े आएंगे और उम्मीद है कि 2 व्हीलर से लेकर पैसेंजर व्हीकल सभी सेगमेंट में एक मजबूत प्रदर्शन दिखे। एक बार संतोष अपोलो टायर्स पे भी राय दीजिए। ये काउंटर भी कई समय बाद जो है 500 के स्तर के ऊपर निकला है, इस ब्रेकआउट में कैसे पार्टिसिपेट करें? स्ट्रक्चर अच्छा है, 515 का एक इमीडिएट टारगेट है, उसके ऊपर निकलता जो फाइनल टारगेट आ रहा है 522 रुपए तक का है, तो ये तेजी जारी रहेगी। जिस दिन ये 522 निकालेगा स्टॉक, मुझे लगता है फिर और बड़ी तेजी के लिए तैयार होगा। तो स्ट्रक्चर बुलिश है। 515 522 इमीडिएट टारगेट नजर आ रहे हैं। नीचे अब कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा तो 1 रुपए का। ठीक है, 515 और 522 ये टारगेट्स आप ध्यान में रखिए। अपोलो टायर्स पे भी, अपोलो टायर्स डेज हाई पे आता हुआ फिलहाल आपको दिख रहा है। इसके अलावा एक बार टाटा कंज्यूमर्स पे भी राय जाना चाहूँगी क्योंकि आज कुछ दिनों बाद रिबाउंड ज़रूर किया है। कुछ कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे टाटा कंज्यूमर्स, या फिर कोई और स्टॉक कंज्यूमर स्पेस से जो कि आपको पसंद आ रहा हो फिलहाल? सृष्टि देखिए, कुछ एक या दो ही स्टॉक्स हैं जो इस स्पेस में अच्छा कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर वाज वन ऑफ देम अंटिल 4 सेशंस अगो, जब हमने एक बहुत शार्प क्रैकडाउन आते हुए देखा। अभी भी मैं स्टॉक कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पे 1075 का लेवल होल्ड करता है तब तक हमें लग रहा है कि एक रिबाउंड फिर से आ सकता है। तो 1075 के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई फ्रेश एंट्री चाहे तो 1150 एंड देन 1200 के लेवल्स के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल अपने रेडार पे रख सकते हैं। बट जो आपने क्वेश्चन पूछा कि और कोई स्टॉक इस स्पेस से अगर पसंद आ रहा हो तो 2 स्टॉक्स और मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा। पहला है कोलगेट पामोलिव। इस स्टॉक में हमने वो फॉल नहीं देखा जो ओवरऑल एफएमसीजी स्टॉक में देखने मिला था। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी इसने आउट परफॉर्म किया है, आउटशाइन किया है। ये जो फॉल हम देख रहे हैं, दिस इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग इन द स्टॉक। तो इस स्टॉक में आपको बाइंग के लिए रेडी होना चाहिए। कभी भी आपको ये 2750 2720 के रेंज में मिले तो आप फिर से इसे एक्यूमुलेट करते चलें। तो ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। और दूसरा स्टॉक जो एक अच्छा खासा रिवाइवल दिखा रहा है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इस स्टॉक में जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके विपरीत यहाँ पे एक अच्छा सा रिवाइवल है।
तो 1300 तक के लेवल्स के लिए गोदरेज कंज्यूमर को ऑन द रिकवरी अपने रेडार पे रख सकते हैं। 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो गोदरेज कंज्यूमर ऑन रिकवरी एंड कोलगेट पामोलिव बाय ऑन डिप्स, ये दो स्टॉक्स है मेरे रेडार पे फ्रॉम द एफएमसीजी। कंजम्पशन स्पेस से गोदरेज कंज्यूमर और कोलगेट पामोलिव, ये दो शेयर हैं रडार पर खुश के। बाजार पर नजर डालें तो 22,700 के ऊपर निकला इंट्राडे में निफ्टी। करीब करीब 50-55 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक है थोड़ा सा सुस्त, क्योंकि कल बड़ी तेजी के बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अलावा एसबीआई, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कोई कट लगा हो। कल की बड़ी तेजी के बाद अगर आप आईसीआईसी बैंक देखेंगे तो 0.1% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, एक रेंज में ही है। थोड़ी सी सुस्ती जरूर है, लेकिन निफ्टी में आज मोमेंटम देख रहे हैं ऑटो शेयरों के दम पर। एमएनएम तो संतोष जी ने कॉल दिया ही है। संतोष, आपसे जरा मारुति पर भी व्यू चाहेंगे। मारुति जरा चेक कीजिए, 13,000 रुपए के आसपास जाकर फिर से कारोबार कर रहा है। मारुति में भी क्या आपको मोमेंटम दिख रहा है एमएनएम के साथ साथ? यस डेफिनेटली, ऑलमोस्ट सारी ऑटो स्टॉक्स में एक मोमेंटम बना हुआ है। मारुति के थोड़े से मार्जिन कमजोर आए थे, उस वजह से स्टॉक कल प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को बहुत अच्छे से बचा लिया और मुझे लग रहा है कि स्टॉक 13,000 के ऊपर निकलने में के लिए तैयार है। 13,000 के ऊपर टिकने में कामयाब होता है तो 13,000 के कॉल राइटर्स बैकफुट पर नजर आएंगे, जो 500 रुपए की और तेजी लीड कर सकता है 13,500 की ओर। सो व्यू बुलिश है। आज का लो 12,800 का, वो स्टॉप लॉस रखिए। 13,000 के ऊपर टिकता है तो और पोजीशंस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 12,800 का स्टॉप लॉस, 13,000 के ऊपर टिके तो पोजीशन बढ़ाएं। 13,500 के टारगेट मारुति सुजुकी में आपके लिए बनते हुए दिखेंगे। कैश का एक स्टॉक जिसके नतीजे भी दमदार आए थे और लगातार ये शेयर चल भी रहा है। केफिन टेक मुनाफे में करीब करीब 30% के आसपास का उछाल, डिविडेंड भी दिया था कंपनी ने और लगातार 7 सत्र से बहुत अच्छी तेजी बनी है केफिन टेक में। खुश, आप जरा केफिन टेक को चेक कीजिए। हालांकि आज दिन के हाई से करीब 30-32 रुपए नीचे जरूर आया है, लेकिन कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? तो अभिषेक, पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं। आज ही हमने हमारी एडवाइजरी सर्विस के तहत इस स्टॉक का रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को दिया है। हमारा जो पहला टारगेट था वो भी अचीव हुआ है। ओवरऑल हमें ये सेटअप जो है बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इस स्पेस में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। अगर आप नियर टर्म में देखें तो अच्छे खासे मोमेंटम के साथ स्टॉक ऊपर आया है। अब यहाँ पे 730 के जो लेवल्स हैं, इसको क्रॉस करते ही इसके जो रेजिस्टेंस जोन थे ये क्रॉस हुए थे। आप सही कह रहे हैं, आज एक शार्प राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि ये जो डिप आ रहा है स्टॉक में, ये बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित हो सकती है। तो करंट लेवल्स पे भी अगर कोई लेना चाहे तो बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री बनती है। 710 का स्टॉप लॉस रहेगा। आज का जो डे हाई बना है 765 का, उसी को आप अपना पहला टारगेट लेके चलें। वो क्रॉस हो तो आप 800 के लेवल्स तक के लिए भी वेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप हमें यहाँ काफी पॉजिटिव लग रहा है। फ्रेश एंट्री चाहें तो भी स्टॉक में अभी भी ले सकते हैं। एंट्री अभी भी ले सकते हैं। पूछने का मकसद भी यही था कि क्यों 7 दिन से चला है, क्या ज़्यादा हीट हो गया है, क्या ज़्यादा अब इसमें थोड़ा सा खतरा बढ़ गया? नहीं, अभी भी आप ले सकते हैं केफिन टेक को। पावरफुल मूव्स हम देख रहे हैं संतोष जी अडानी पावर में। अडानी पावर कैसा लग रहा है आपको अभी? क्योंकि देखिए ये तो गर्मियों के थीम वाला भी स्टॉक है कहीं ना कहीं, जो भी जितने भी पावर वाले जो स्टॉक्स हैं, अडानी पावर, क्या सलाह देंगे इस पर आप? यस अभिषेक, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है स्टॉक का, एक मोमेंटम में था, पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था, लेकिन आप 20 डे मूविंग एवरेज पे एक बेस बना के फिर से चलने को तैयार है। तो स्ट्रक्चर अच्छा है। 600 का आप स्टॉप लॉस रखिए और इमीडिएट बेसिस जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 645 का। 645 के ऊपर निकलता है तो 700 रुपए तक की तेजी बन सकती है इस काउंटर में। अडानी पावर को लेकर ये व्यू। एक शेयर जिस पर हम व्यू जानना चाहेंगे आपसे कुछ, वो है केईआई इंडस्ट्रीज का। पावर चूंकि हम बातचीत कर रहे हैं, उसी से जुड़ी आप इसको भी जोड़ सकते हैं उसी सेगमेंट में, पावर में ही। केईआई वायर केबल वाली कंपनी है ये। 4,000 रुपए के ऊपर के भाव हैं केईआई के। क्या सलाह देंगे, कैसा लग रहा है इसका सेटअप आपको? अभिषेक, बिल्कुल बाय करें। ये एक वन ऑफ द रेयर काउंटर्स है, वन ऑफ द रेयर शेयर्स है जहां पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का डिप मिले तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चलें। यहाँ से भी हमें लग रहा है कि एक जो ऊपरी लेवल्स हैं देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं जरा सा पोजिशनल टारगेट देना चाहूंगा। मुझे लग रहा है 40 to 50 तक के जो जोन हैं
इस लेवल को आने वाले कुछ महीनों में ये स्टॉक टच कर सकता है। तो बड़ी तेजी के लिए इस स्टॉक में प्ले करें। मोमेंटम हालांकि इसमें रहता है, बट मेरे हिसाब से जो इसमें निवेशक रहेंगे उनके लिए ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है मुनाफा करने की। तो 40 टू 50 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। जहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है वो भी करीब 3800 के आसपास पड़ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो भी काफी फेवरेबल है। तो केईआई इंडस्ट्री मेरे लिए एक पोजिशनल स्टॉक है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक है। तो मैं अभी भी इन लेवल्स पे भी ऐड करूंगा, मुझे कोई डिप भी मिल जाए तो भी मैं इसमें ऐड करते चलूंगा। तो केईआई इंडस्ट्रीज का सेटअप काफी पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से। एक्टिव स्टॉक्स रखेगा इस समय मार्केट के अंदर। मैं बड़ी वजह आपको बताता हूँ। देखो इंडिया विक्स देखो 3% है ऊपर। मैं इस 3% के इंडिया विक्स से नहीं डर रहा, लेकिन इंडिया विक्स साथ ही बैंक निफ्टी का पीसीआर और साथ ही कल की ज़बरदस्त एक ही दिन के अंदर आई हुई तेज़ी ये इंडिकेट करती है कि थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और कुछ नहीं है। मैं से आपको जो सुबह भी नोटिस करा था कि वो 4 बैंकों का जंक को आज फिर चेक करना, जो कल एक उखाड़ के ले गए, सब कुछ आंधी की तरह आए और सब कुछ उखाड़ के ले गए। आज उन चारों बैंकों को एक बार वापस से स्क्रीन पर दिखवाता हूँ मैं आपको। HDFC दिखाओ स्क्रीन से, दिखाओ आप कोटक महिंद्रा बैंक, दिखाइए ICICI बैंक, दिखाइए आप एक्सिस बैंक दिखाइए। तो आप ये सारे बैंक्स देख पा रहे हैं आज शुरुआत में इससे थोड़ा थोड़ा नीचे आ गए हैं ये। तो इनका मोमेंटम लूज़ हो रहा है, और ये जब मोमेंटम लूज़ करते हैं ना तो उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक काम करते हैं, एक ऑप्शंस का ट्रेड आपको बताते हैं, फिर एक इंटरेस्टिंग खबर आप नीचे देख पा रहे होंगे कमिंग अप में विजय केडिया के साथ जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी आप एक अच्छा व्यू देखेंगे। लेकिन पहले एक ऑप्शंस का चैंपियन आपके लिए लेके आते हैं। नीलेश जैन इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए आपको ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कल बाजार जिस तरह से चला है, कईयों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि अब बाजार को वापस शॉर्ट कर दें क्या, तो वो तो हमने सारे उनके गिले शिकवे दूर किए हुए हैं। लेकिन फिर भी सर ऑप्शंस का ट्रेड कैसे लें, थोड़ा मुश्किल है इस समय काम करना। मॉर्निंग डिम्पी जी, बिल्कुल देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे मानना है कि इवन इफ मार्केट कंसोलिडेट, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। और सेक्टर जो अच्छा लग रहा है वो है ऑटो। सारे ही ऑटो स्टॉक्स में आज बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है। देख के ये लग रहा है कि ऑटो सेल्स नंबर हमें थोड़े से बेहतर देखने को मिल सकते हैं कल। और उसके पहले टाटा मोटर्स, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे टेक्निकली एक कॉपी बुक स्टाइल ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और डेरिवेटिव डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे होने शुरू हो गए। तो टाटा मोटर्स में 1020 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पे 2-3 रुपए का स्पर्ट जरूर देखने को मिला है, बट मैं कहूँगा कि 35 के रेंज में अगर ये मिलता है तो अभी भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 29 का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट हमने यहाँ पे 40 का दिया था, दूसरा टारगेट 45 का है, बट पहला टारगेट 45 का कर देना होगा एंड दूसरा टारगेट यहाँ पे 50 रुपीज का लगा के चल सकते हैं। लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 1425 का यहाँ पे लॉट साइज है। उसके हिसाब से इन टर्म ऑफ रिस्क की अगर हम बात करें तो 6500 का है एंड रिवॉर्ड 15,000 के यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकता है। अंडरलाइन में हमें यहाँ से 1040 और 1070 रुपीज तक का मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे 1020 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड आपका टाटा मोटर्स का 1020 की जो कॉल है उसको प्लस करने की है। देखिए ऑप्शंस का पहला नियम ही यही होता है कि आपको ट्रेंडिंग ऑप्शंस पकड़नी है। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाएंगे तो वैसे ही ऑप्शंस काम नहीं करेंगी। तो ये पहला है कि आप सेक्टर आ गया, फिर दूसरा देश की सबसे बड़ी कंपनीज में से आ गया, तीसरा कई दिनों का रोटेशनल चेंजेस के फेवर में आएगा। तो टाटा मोटर्स की ये कॉल कई मानों में ठीक लग रही है। आपका मुनाफा बनेगा करीब 15,000 का, जब ये 40 और 45 का रेट आ जाएगा, नहीं तो 6,500 का लॉस तब होगा जब स्टॉप लॉस लगेगा 29 रुपये का। नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये ऑप्शंस का ट्रेड भी आपने नोटिस कर लिया होगा। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ जिसके बारे में अभी आप नीचे कमिंग अप देख रहे थे। असल में 18 आवर्स देश का ऑन द गो एक थीम है जिस पे हम हर शहर में जाके वहाँ के मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि सब बिज़नेस कैसा चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। और इस बार का जो डेस्टिनेशन था वो था अहमदाबाद, और अहमदाबाद में भी अतुल ऑटो का प्लांट था जहां बाजार के दिग्गज विजय केडिया से खास बातचीत किया हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए रोचक और इंटरेस्टिंग बातचीत को आपके सामने रखते हैं। शेयर मार्केट में अब एक कॉमन कंसेंसस है जी भाई,
रिटेल आ चुका है, एफएम ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, सट्टेबाजी चालू हो रखी है, आईपीओ मार्केट गर्म है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, यानी शेयर बाज़ार अब अपनी लास्ट इनिंग में आ चुका है। हर मार्केट की उम्र होती है, सबका मानना है कि अब ये यूथ से मिडिल एज से अब ये ओल्ड एज में आ चुका है। तो आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, वो आप जो बोलते हैं ना इनिंग खत्म हो गई है, ये हो गई है, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है इनिंग खत्म हो गई। हो सकता है इनिंग खत्म हो गई हो, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है, मतलब जो सीरीज है ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैराथन है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनका जो व्यू रहता है ना, विजन रहता है ना, 100 मीटर का रहता है। तो 100 मीटर दौड़ने के बाद में लगता है ये खत्म हो गया। मैं तो यहाँ मैराथन दौड़ रहा हूँ भाई, उसमें क्या 42 किलोमीटर 40 किलोमीटर कितना रहता है। तो हो सकता है 1000 मीटर खत्म हो गया हो, 5 किलोमीटर खत्म हो गया होगा, तो उसको वो पड़ाव है वो खत्म नहीं हो गया है। वो एक बार होगा, बाजार गिर जाएगा, अगर आपको लगता है 10-20%, 25% गिर जाएगा, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर वापस लग जाएगा। आपने दो चीज़ें मुझे हमेशा दिखाई हैं, शेयर बाजार का जो मूल मंत्र है वो पेशेंस है और वो क्वांटिटी है। हाँ, लंबा सोचिए और बड़ा निवेश करिए। हाँ, तो क्या ये मूल मंत्र हमेशा चलेगा? मैं समझता हूँ भाई साहब, यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो करेज की है। मेरा कोट है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, जनरल कोट है, कोई खास बात। ये शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है करेज। आप नॉलेज बोरो कर सकते हो, मैं आपकी बातें सुनकर, आपका डेटा लेकर, आपकी बात को करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। पेशेंस भी मेरा पास आना मुश्किल है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस को रोक के कैसे, शेयर गिर जाता 25%, आप कैसे रोक के रखोगे। चलो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। करेज जो है ना वो आपके डीएनए में होना चाहिए, तब आप उसको डेवलप करते हो। कैसे करेज आपने डेवलप करी? मैं बचपन से करेजियस था, मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता था बचपन में जब छोटा था, तो शायद वो एक करेज ही होगा। तो ये गॉड गिफ्टेड है, जो भी छोटा मोटा करेज मेरे के अंदर में है अभी, तो वो जो भी मेरी औकात है उसके हिसाब से करेज है। जो आज के दिन अगर 40 किलो उठाना है तो मैं उठा लेता हूँ, 20 किलो 30 किलो 40 किलो उठा लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो वो कुछ मेरे को लगता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। क्या लोगों को लेवरेज करना चाहिए, क्या लोगों को ऑप्शंस में जाना चाहिए, वो भी करेज है? नहीं, करेज तो देखिए, अगर आप 4 मारे से अगर कूदोगे बिना पैराशूट के और बोलोगे करेज है, तो मेरे को वो करेज नहीं जाना है। वो ऐसा करेज ऐसा होना चाहिए सर। मैंने एक चीज रियलाइज किया लाइफ में। अच्छा ठीक है, अच्छा निकी सुन, अच्छा निकी भाई, अच्छा सुनिए, करेज क्या होना चाहिए? ऐसा करेज होना चाहिए कि अगर आप उसमें रॉन्ग भी हो तो उसको आप दूसरी बार दोहरा सको, उस गलती को आप दूसरी बार दोहरा सको, ये करेज होना चाहिए। और करेज हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बिना 4 माले से आप कैसे कूद सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी का जो ग्रेविटी का आपका जो स्ट्रक्चर है जो बनाया आपको, वो आप 4 माले से कूदोगे तो बिखर जाओगे। तो वो करेज नहीं करनी चाहिए जो दूसरी बार आप वो मिस्टेक को नहीं कर सकते। हमने इंडिगो के बाद आपसे कोई खास स्टॉक पे चर्चा नहीं करी है। हाँ। अब उस बात को 1 साल हो गए। हाँ। अब लोग बोल रहे जी हमने विजय जी के पर वैभव नहीं लिया, हमने इंडिगो नहीं लिया, अब वो दोबारा आए तो नहीं चीज पूछा, इस बार पक्का लेंगे। नहीं, वो ऐसा है ना कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी रॉन्ग हो जाता हूँ शेयरों के अंदर में, और मेरे को लगता है कि जब मैं रॉन्ग हो गया तो मैं उनसे निकल भी जाता हूँ मैं जल्दी, फिर मैं प्राइस वाइस का नहीं देखता हूँ। मेरे को अभी इंडिया में मेरे को हर चीज़ मेरे को तेज़ी लगती है। मेरे को आपको कोई भी सेक्टर का, जैसे मेरा कोट है निकुंज कि इन्वेस्ट इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट एंड यू नो एग्जिट फ्रॉम ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। या बहुत सारे सनराइज सेक्टर आपको मिलने वाले हैं। ईवी एक हो गया, एनर्जी ईवी हो गया, एनर्जी हो गया। अभी पावर के अंदर में ऐसे लग रहा है जैसे तोड़फोड़ होने वाला है, जैसे बोलते हैं पीक पावर शॉर्टेज होने लगी पीक आवर के अंदर आपने में। कहीं निवेश करा उसमें? पावर के अंदर में मैं नहीं, लेकिन जो पावर जैसे प्लांट वगैरह बनाते हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग है, जैसे है समझिए, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में। तो मैं पटेल इंजीनियरिंग खाली एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे को यही लगता है। ईवी में मेरे को लगता है कि ये कुछ अभी नहीं हुआ, ये पूरा इकोसिस्टम तैयार नहीं, अभी ये होने वाला। तो बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया बाजार को लेकर बुलिश। उनका कहना है कि बाजार में तेजी का मोमेंटम बना रहेगा, छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन यहां से माहौल फिर से अच्छा होगा बाजार का, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी बहुत जर्नी बाजार ने तय नहीं की, लंबा सफर अभी तय करना बाकी है। और आप ये सोच रहे हो कि अतुल ऑटो के प्लांट में विजय केडिया क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अतुल ऑटो जो कंपनी है उसमें विजय केडिया की करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी है, और इस हिस्सेदारी को लगातार उन्होंने बढ़ा के 18% के आसपास किया है। आपके स्क्रीन पर जेएनके इंडिया के प्री ओपन के भाव आ गए हैं। जेएनके इंडिया आपको 49% ऊपर, ये 49% के प्रीमियम पर ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आईपीओ कॉर्नर में हमने आस्था जैन के साथ इसको लेकर चर्चा भी की थी, और आस्था जैन ने कहा था कि लिस्टिंग गेन के साथ साथ लंबी अवधि के लिए इस आईपीओ में पैसे लगाएं। हालांकि
ग्रे मार्केट के जो प्रीमियम्स है उसके आधार पर अगर देखें तो 20-25%, 30% ऊपर लिस्टिंग की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अनुमान से कहीं बेहतर 49% ऊपर प्रीमियम पर ये लिस्ट हो रहा है। हीटिंग इक्विपमेंट बनाने का काम करती है ये कंपनी, और बढ़िया कंपनी है, सॉलिड कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 27 गुना सब्सक्राइब होकर भी ये बंद हुआ था। JNK इंडिया 621 रुपए का भाव आपकी स्क्रीन पर। देखते हैं लिस्टिंग के बाद किस तरह की चाल दिखाता है ये कंपनी। लेकिन बाजार में मोमेंटम बढ़ा है। पिछले कुछ मिनटों में 50-60 अंकों की जो निफ्टी में तेजी थी बढ़ के 80 अंकों के आसपास की हुई है। निफ्टी बैंक जो लाल निशान में था, निफ्टी बैंक में फिर से मूव आ रहा है। अब 40 अंक ऊपर आकर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है, और कुछ बैंक्स जैसे कि ICICI बैंक आप उसको देखेंगे फिर से हरे निशान में जाते हुए, और HDFC बैंक का भी मूड थोड़ा सा बेहतर होता हुआ आपको दिखेगा। तो बैंकिंग शेयरों का मोमेंटम लगातार बरकरार है। HDFC बैंक बिल्कुल मामूली गिरावट के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेकिन कुछ और शेयरों पर जरा व्यू लेते हैं। एक व्यू चाहेंगे आपसे कुछ पेट्रोनेट LNG को लेकर। जरा शेयर चेक कीजिए। पेट्रोनेट LNG कैसा लग रहा है आपको ये? अभिषेक, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो रिकवरी हुई है काफी काबिले तारीफ है। हालांकि एक छोटा सा कंसर्न है कि जो वॉल्यूम्स हैं ऑन दिस अपस्विंग वो थोड़े से थिन हो रहे हैं। वॉल्यूम्स थोड़े और बेहतर होते तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता, बट ओवरऑल मोमेंटम और ओवरऑल सेटअप जो देखें तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि स्टॉक ऊपरी लेवल्स के लिए रेडी है। एक ट्रेडिंग बेट यहाँ पे बिल्कुल ली जा सकती है 325 और 335 के नियर टर्म टारगेट्स के लिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीब 305 के आसपास। साथ ही साथ वाइल वी आर एट इट, अभिषेक, एक अपडेट दे दूं। HFCL आज हमने सुबह डिस्कस किया था एज अ पार्ट ऑफ वन ऑफ माय कॉल्स इन द मॉर्निंग। 101 और 104 के टारगेट्स के लिए तो पहला टारगेट अचीव हुआ है, दूसरे टारगेट के तरफ स्टॉक हेड कर रहा है। तो जिन्होंने भी जो सुन के कॉल सुन के पोजीशन ली हो, अब 101 को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के स्टॉक में बिल्कुल बने रहें। तो HFCL पे अगर आप देखें तो टारगेट 1 हिट हुआ है और टारगेट 2 के लिए अब स्टॉक रेडी हो चुका है। ठीक है, तो HFCL यहाँ पे पहला टारगेट कुछ का हिट भी हो गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5% की तेज़ी, और खुलते ही ये तेज़ी ने अपने आप को होल्ड किया, उसको बिल्ड ऑन कर रहा है। साथ ही साथ आप देखिए तो दूसरे टारगेट के लिए भी तैयार दिख रहा है। पर चलिए कुछ और काउंटर्स पे भी नज़र डालेंगे। उससे पहले ऑप्शंस की रणनीति जो है आपके लिए लेकर आए हैं। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। ओके, ठीक है, माफ़ कीजिए, ऑप्शन की रणनीति हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स पे भी नज़र डालते हैं। आप इस बीच देखिए ट्रेंड 9% की तेज़ी दिखा रहा है ये काउंटर। जब कल हमने देखा था कि सेकेंड हाफ में इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर हुआ था ये काउंटर, पर जिस तरीके से ब्रोकरेजेस की तरफ से अपग्रेड्स आए हैं, टारगेट प्राइस बढ़ाए गए हैं, लगभग 8 से 9% की तेज़ी ये काउंटर दिखा रहा है। पर एक काउंटर संतोष देखिए सुबह से ही इसमें ओपनिंग टिक्स काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्ड ऑन हो रहे हैं, और कई समय बाद ये काउंटर जो है अच्छी तेज़ी के साथ साथ अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी डेली चार्ट्स पे क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप जुबिलेंट फूडवर्क्स को? लगभग 3% की तेज़ी ये काउंटर होल्ड कर रहा है। क्या यहाँ पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कई समय से इसने 430 के आसपास एक अच्छा बेस बनाने का काम किया है? ये सस्ती कंप्लीटली एग्री। 450 के आसपास ने एक बहुत अच्छा बेस बनाया है। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन आपको नजर आएगा चार्ट पर, और RSI में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आएगा। तो हम ये मान सकते हैं स्टॉक में एक बॉटम तो बन गया है। इमीडिएटली एक हडल जरूर हो सकता है 458 460 के आसपास, वो क्रॉस करता है तो जो नेक्स्ट टारगेट है 470 का है, और प्रोबेबिलिटी है कि शायद एक बार ये स्टॉक 500 रुपए की ओर बढ़ सकता है, जहां पर इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो एक बॉटम आउट होने की प्रोबेबिलिटी लग रही है काउंटर में। अगर कोई कॉन्ट्राबेट लेना चाहता है तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो 440 का फॉर द टारगेट ऑफ 470 500 फॉर द कमिंग डेज। 470 और 500 के टारगेट्स जो हैं पोजिशनली जुबिलेंट फूडवर्क्स में आते हुए दिख सकते हैं। इस पे ध्यान रखिएगा ज़रूर। पर एक और काउंटर जो कि अभी शानदार ब्रेकआउट दिखा रहा है वो है HDFC AMC। हमने देखा कि आदित्य बिरला AMC जैसे काउंटर में भी एक अच्छा एक्शन था, और OMC काउंटर्स जो हैं हाल फिलहाल थोड़े से बस ज़रूर कर रहे हैं। कुछ क्या यहाँ पे कोई फ्रेश ट्रेड आप सुझाना चाहेंगे? हालांकि स्टॉक में ऑलरेडी 3% की तेज़ी है, पर मैं देख पा रही हूँ कि कई समय बाद डिसाइसिवली ये करीब 3800 के लेवल्स को, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, उसको क्रॉस कर रहा है। क्या यहाँ पे कुछ भरोसा किया जाए इस मूव पे, और कौन से टारगेट्स ध्यान में रखें?
अब बिल्कुल सृष्टि भरोसा कर सकते हैं इस मूव पे। देखिए कारण ये है कि एक अच्छी सी रनअप देखी थी हमने। अगर मैं थोड़ा सा क्लॉक को डायल बैक करूं तो करीब करीब साल भर पहले स्टॉक हुआ करता था 1500-1600 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और वहां से मोर देन डबल हुआ है ये स्टॉक। अब जो हम पिछले 1-2 महीने की इसमें पॉज देख रहे हैं, दैट इज मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन। तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है रनअप के बाद। अब स्टॉक फिर से अपने जो मोमेंटम है उसको गेन करने की बिल्कुल कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखें तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हमें आते हुए नजर आया। तो ये अपस्विंग है, ये यहाँ से फिर से रिज्यूम हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई पोजिशनल बेट लेना चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं 4050 के टारगेट के लिए। एंड देन इफ दैट इज टेकन आउट देन 4250 का लेवल जो है ये भी स्टॉक के लिए बिल्कुल लाइकली टारगेट है। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे 3700 के पास काफी अच्छा सपोर्ट है स्टॉक को। तो 37-3750 के जोन को आप एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। और जैसा मैंने कहा पोजिशनल टारगेट यहाँ पे आपके लिए 4050 एंड 4250 के होंगे। तो पोजिशनली HDFC AMC काफ़ी पसंद आ रहा है। देखते ही देखते थोड़ी सी और इसमें तेज़ी ज़रूर बनी है, पर तेज़ी देखिए आप निफ्टी बैंक में भी 160-170 अंकों की तेज़ी जो है निफ्टी बैंक दिखा रहा है। 49,600 के स्तर के काफ़ी करीब जो है निफ्टी बैंक स्पॉट लेवल्स पे आपको आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा नर्वस ज़रूर था। देखते हैं कि कैसे आगे का ट्रेड एक्शन होता है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि शुरुआती थोड़े उतार चढ़ाव के बाद जो है गेन्स बिल्ड ऑन हुए थे, पर अब वीकेंड पे जो कल की छुट्टी है उस पे जाने से पहले किस तरीके से 6% की तेज़ी दिखा रहा है जेके टायर। इन सभी काउंटर्स में जो है एक अच्छा एक्शन हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी काउंटर्स जो हैं एक अच्छे मूव में हैं, पर अभिषेक और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आप स्पॉट कर रहे हैं? ठीक है, चलिए लिस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। JNK इंडिया ये कंपनी है, लेकिन निफ्टी है 23,000 के लिए तैयार, बैंक निफ्टी 50,000 के लिए तैयार है। ये इसको लेकर भी उत्साह बाजार में बहुत है, लेकिन JNK इंडिया 621 रुपये पर ये लिस्टिंग होते हुए हम देखेंगे, करीब करीब 50% के आसपास की प्रीमियम पर। हालांकि इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। सब्सक्रिप्शन तो अच्छा आया था, लेकिन आपको सलाह यही दी गई थी कि आप डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसे लगाएं JNK इंडिया के शेयर में। हीटिंग वाले कंपोनेंट बनाती है, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, इसमें इनका बिजनेस ज़्यादा है और हम लिस्टिंग बहुत अच्छी देख रहे हैं 49% के आसपास की प्रीमियम पे। और लिस्टिंग जहां पर हुई, लिस्टिंग के बाद भी ये शेयर देखिए चलना शुरू हुआ। अब 57% आपको ऊपर दिखेगा, 240 रुपये ऊपर, 655 रुपये का भाव। तो बेहतरीन लिस्टिंग के बाद और भी शेयर ये दौड़ रहा है JNK इंडिया का। बेहतरीन सत्र आज हम कहेंगे इस शेयर के लिए, और इसमें कह सकते हैं कि बाजार का मूड भी चूंकि आज अच्छा है। निफ्टी करीब करीब फिर से सेंचुरी मारने के लिए तैयार दिख रहा है, 22,740 के आसपास कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी हो गई है। तो अच्छे माहौल में एक बढ़िया लिस्टिंग हुई है। 415 रुपए की इशू प्राइस के अगेंस्ट 621 पर लिस्ट हुआ, और 621 पर लिस्ट होने के बाद और 40 रुपए ऊपर 661 रुपए का आपको भाव दिखेगा JNK इंडिया का। तो बेहतरीन लिस्टिंग हम कहेंगे JNK इंडिया की। लेकिन चलिए, बाजार में तो मोमेंटम बहुत अच्छा है, सेंचुरी लगाने को तैयार है निफ्टी 22,741। निफ्टी बैंक में भी अच्छी तेज़ी बन रही है, और जो भी लगाड़ थे थोड़े थोड़े जहां पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, ICICI बैंक कल की बड़ी तेज़ी के बाद, या फिर HDFC बैंक, वहां पर हम देख रहे हैं कि अब ये शेयर आपको हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। ये दोनों के दोनों दिग्गज वेटेज के लिहाज से भी बड़े हैं। इसके अलावा SBI को भी अगर आप देखेंगे तो SBI का शेयर भी आपको आज ऊपर कारोबार करता हुआ दिखेगा। हल्की सी तेजी SBI के शेयर में भी हो गई है, और एक और दिग्गज एक्सिस बैंक, यहां भी कल बड़ी तेजी थी। एक्सिस बैंक में भी 0.25% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो जो बड़े कंपोनेंट्स हैं निफ्टी बैंक के, वहां से सपोर्ट मिल रहा है और हम इंडेक्स को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं।